हेलो। क्या हाल चाल भाई। तो चलो चलते हैं अब हम अपने जो है आज के डिस्कशन की तरफ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं केपीपी नंबर 3। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे इसमें, ठीक है। और सबसे पहले आप एक काम करो, ठीक है। आंसर वीडियो देखने से पहले स्क्रीन को पॉज करो और ईमानदारी के साथ नीचे बताओ इस केपीपी में कितने क्वेश्चंस आपसे बने, ठीक है। क्योंकि इस केपीपी में काफ़ी लैंग्वेज जो है लैंग्वेज के प्रॉब्लम ज़्यादा थे, जिसमें सवाल समझ में नहीं आता है। जब समझ में आता है तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब बिलीव में जब आप उनका सोल्यूशन देखोगे तो आप कहोगे हैं इतना आसान था, ठीक। तो इसलिए केपीपी जो है काफ़ी अच्छी है। इसमें हर प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे बढ़िया तरीके से, आपको मजा ही आ जाएगा, पूरा रिवीजन भी शानदार हो जाएगा आपका। ये आप कहिए जो है बढ़िया तरीके से एक एक सवाल को सॉल्व कीजिए। उसके बाद फिर अपन चलेंगे जेई एडवांस, जो है मैं आपको होमवर्क दूंगा जेई एडवांस की पीवाईक्यू, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन केपीपी नंबर 3। ये है हमारा 3। चलिए, ये है एक क्वेश्चन आपके सामने। स्क्रीन को पॉज करें। अगर किसी ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन को ट्राई कर ले। मैं किनारे हो रहा हूं, ठीक है। और आज मेरे को क्या है कि ये वाइट पे जो ब्लैक ब्लैक कलर का फॉन्ट लिखा है ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है। ये एडवांस का सवाल है, 2023 2003 का सवाल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल से बट डरना मत, ठीक है। मैं पहले ही बोलूंगा सवाल से डरना मत। जिसने सवाल नहीं पढ़ा है वो सवाल पढ़ ले अभी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि हॉट ऑयल इज सर्कुलेटेड थ्रू एन इंसुलेटेड कंटेनर विद ए वुडन लिड एट द टॉप, हुज कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, थिकनेस की वैल्यू दे रखी है, एमिसिविटी भी दे रखी है। उनका ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द टॉप ऑफ द लिड इन स्टेडी स्टेट इज 127 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि ये एक लकड़ी का लिड है, ठीक है। यहां से एक गरम गरम तेल आ रहा है जो इस प्रकार से निकल रहा है, ठीक है। ठीक है सर जी। अब ऑब्वियसली यार गरम गरम तेल आ रहा है तो तेल का कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, मान लो वो टी नॉट है, ठीक है। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। इफ द एम्बिएंट टेम्परेचर इज इतना, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ध्यान रखना डिग्री सेल्सियस में दे रखा, केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलना। पहला क्वेश्चन, रेट ऑफ हीट लॉस पर यूनिट एरिया ड्यू टू द रेडिएशन फ्रॉम द लिड। अब वो कहना चाह रहा भैया लिड से आप हमें बता दो रेट ऑफ हीट लॉस। क्लियर है। आप तो लिड पे फोकस करो, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर, सॉल्यूशन में यहां पे लिख देता हूं ए पार्ट का, कि सर dq बाई dt हमने पढ़ा था, वो केवल रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि ऑयल से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो केवल रेडिएशन से बारे में बात कर रहा है। तो आप सीधा लिख सकते हो सर ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। यही है सवाल में, बस इसके बाद की कैलकुलेशन है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि उसने क्या बोला है पर यूनिट एरिया, तो दैट मींस मैं यहां पर जो है आंसर में क्या लिखूंगा डायरेक्ट। बोले सर ई की वैल्यू कितनी है 0.6, एरिया तो आप 1 ले लोगे, सिग्मा कितना होता है 5.67 इंटू 10 टू की पावर -8, यही होता है ना। सिग्मा दे रखा है क्या? अच्छा सिग्मा दे रखा है, हाँ यही है, ठीक। 17/3 है, लेकिन अपन कोई बात नहीं, इससे काम चला लेंगे। इंटू टी की पावर 4, इसका टेम्परेचर कितना है 127 का मतलब 273 जोड़ देगा तो 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 300 का स्क्वायर। इसकी जब आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर 595 आपका आंसर मैच कर जाएगा। पहला सवाल तो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में उसने बोला भैया टेम्परेचर ऑफ द ऑयल बता दो कितना होगा। पता है ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब पहली बार कोई बच्चा एग्जामिनेशन में करता है या टेबल चेयर पे करता है तो समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है, हो क्या रहा है। बहुत मल्टी डायरेक्शन में दिमाग भागता है, और जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको लगता है बड़ा आसान सवाल था भाई, ठीक है, इतना आसान सवाल था, ठीक। तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। अगर मैं आपको दे रहा हूं तो जरूर करें, ताकि आप फोकस्ड होकर सोच सकें कि अच्छा इस सवाल में ये लेना देना है, बाकी आलतू फालतू चीजों से कोई लेना देना नहीं। अब जैसे सवाल में इसने क्या पूछ लिया कि टेम्परेचर ऑफ द ऑयल बता दो, और टेम्परेचर ऑफ द ऑयल का मतलब क्या हो गया, बोले सर यहां का टेम्परेचर बता दो टी नॉट कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, अब कैसे निकाले। तो यार क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो मैंने यहां पर लकड़ी है क्या, ये हॉट ऑयल सर्कुलेटर इंसुलेटेड कंटेनर विद वुडन लिड, तो ये जो वुडन लिड है क्या मैं ऐसा बोल दूं उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है ना। अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इस पे इसको जितनी हीट मिल रही होगी आने वाली हीट बराबर जाने वाली हीट, खत्म कहानी। तो अब तुम एक बार बताओ इसका खुद का टेम्परेचर कितना है 400 केल्विन, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, तो ओवरऑल तो ये हीट दे रहा होगा। अगर 400 केल्विन पर एक बॉडी रख दो, सराउंडिंग टेम्परेचर 300 है, तो नेट ओवरऑल तो हीट जा रही होगी ना। किस रेट से जा रही होगी सर, वो जा रही होगी सर ई ए सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। सर इस रेट से हीट जा रही होगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो अगर इस रेट से हीट जा रही है तो क्या मैं ऐसा कह दूं इसी रेट से इसको हीट तेल से मिल रही होगी, ऑयल के कॉन्टेक्ट में है ये।
और अगर इसी रेट से हीट इसको ऑयल से मिल रही होगी तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यस सर सवाल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। मतलब जो हीट फ्लो हो रही है कायदे में पहले कहां से कहां फ्लो हो रही है सर, वो तेल से जा रही होगी इसके अंदर और फिर वो जा रही होगी किसमें, हवा में। ठीक, क्योंकि उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, स्टेडी स्टेट आ चुका है। तो जो तेल से पर सेकंड जितनी हीट मिल रही होगी वही हीट कहां जा रही होगी, सराउंडिंग में जा रही होगी। खत्म कहानी। तो मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को, बोले सर तेल से कितनी आएगी, मैंने कहा तेल से आएगी के ए डेल्टा टी अपॉन एल। अपर सरफेस के लिए बात कर लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, अपर सरफेस के लिए बात कर लेता हूं। अपर सरफेस मतलब ये वाला, तो मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखना सर, डेल्टा टी क्या लिखेंगे, डेल्टा टी हो जाएगा सर ये टेम्प, अब देख डेल्टा टी लिख रहे हो तो तुम डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि आंसर आपसे पूछा है, हम सारी कैलकुलेशन केल्विन में ही रखेंगे। ऊपर कितना हो गया सर, ऊपर आ गया है हमारा कितना, फिर भी मैं बोलूंगा केल्विन ही रखो क्योंकि इस तरफ केल्विन चल रहा है, ठीक है। तो इधर टेम्परेचर कितना है 400 माइनस टीओ, टीओ मतलब उसका ऑयल का टेम्परेचर बटे एल, एल क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी जो कि इसकी थिकनेस है जो कि इसको देनी पड़ेगी जो उन्होंने दे रखी है। ये कहानी क्यों, क्योंकि इसका जो लोअर पोर्शन है ये वाला पोर्शन का टेम्परेचर तो टी नॉट हो जाएगा, जो तेल का टेम्परेचर वही हो जाएगा इसका, और अपर पोर्शन उसने 127 दे रखा है, उसने लिख रखा है यहाँ पर कहीं ना कहीं, टॉप ऑफ द लीड इन स्टडी टेम्परेचर ऑफ द टॉप ऑफ द लीड इन स्टडी स्टेट इज 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आई थिंक अब सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब देख क्या सारी वैल्यू दे रखी है, हाँ भैया सारी वैल्यू दे रखी है। एरिया से देख, एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप जब आप सॉल्व करो सिग्मा की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, इसके बाद जो है आई थिंक क्वेश्चन आपका टेम्परेचर ऑफ द ऑयल सीधा यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें ध्यान रखना के की जो वैल्यू है 1 इतनी ली है मैंने, इसको आप 150 मान सकते हो कैलकुलेशन के लिए, राउंड ऑफ करके 150 मान लेंगे, ठीक। तो इसके बाद जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका ये जाएगा। क्लियर है, हो सकता है किसी जगह ये वैल्यू अलग अलग दे रखी हो, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था एक बार, ऐसी ऑफलाइन क्लास में हुआ था, एक बच्चे का आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आंसर कुछ और है, आंसर कुछ और है। अब हम भी परेशान, क्या हो गया भाई, कैलकुलेटर चेक कर ली फिर भी यही आंसर आ रहा है, ठीक। तो हुआ ये था कि वो जिस किताब से वो लगा रहा था उस किताब में के की वैल्यू कुछ और दे रखी थी, के की वैल्यू डिफरेंट दे रखी थी, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तर्ज पर एक और सवाल, 2024 का सवाल है। देख 2023 में भी इस पे सवाल आया था, 24 में भी इस पे सवाल आया था, तब की बात है, सब्जेक्टिव सवाल हुआ करते थे। ये सवाल तो आसान है लेकिन इसका जो आंसर है, जो आंसर दे रखा है, वो आंसर लाने में काफी पसीना निकल जाता है, तेल निकल जाता है। तो आप देखते हैं सवाल को। इसने ऐसे बोला, वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ एल इन क्रॉस सेक्शन एरिया ए केप्ट इन ए फर्नेस ऑफ टेम्परेचर T1। भैया ये समझ में ना रहा, हम अपना समझ लेते हैं। भैया ये रॉड है, रॉड का जो टेम्परेचर ये जो है इसका, ये वाला कोना बंबू में डाल रखा है, जिसका मतलब बंबू मतलब समझ जा, बॉक्स में डाल रखा है, इसका टेम्परेचर है T1, ठीक है सर जी। अदर एंड ऑफ द रॉड केप्ट एट द टेम्परेचर T2, ये वाला टेम्परेचर कितना है इसका, T2 है, T1 T2 फिक्स कर दिया, वो स्टैंडर्ड सवाल है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज K एंड एमिसिविटी ऑफ द रॉड इज E, ठीक है। इट इज गिवन दैट T2 बराबर इतना, अच्छा T2 और TS के बीच का रिलेशन दे दिया है उसने, वेयर TS द सराउंडिंग टेम्परेचर, डेल्टा T वेरी वेरी लेस देन, हाँ इसका मतलब समझ, न्यूटन ऑफ कूलिंग से रिलेटेड जा रहा है ये, ठीक। TS बीइंग द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, इफ डेल्टा T इज प्रोपोर्शनल टू दिस T1 माइनस TS, ठीक है, देख लेंगे। फाइंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अच्छा कंसिडर दैट, अच्छा वो ये कहना चाह रहा है कि अगर डेल्टा T, यहां पे लिख देता हूं, इफ डेल्टा T इक्वल टू K T1 माइनस TS है, ठीक है, K मतलब K डैश कह ले, देन फाइंड K डैश, वो ये सवाल कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सवाल में मैथ्स और फिजिक्स दोनों बहुत भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भरे पड़े। कंसिडर दैट द हीट इज लॉस्ट ओनली बाय रेडिएशन एट द एंड वेयर टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज T2। आओ सवाल करते हैं। सर जी देखो सोल्यूशन तो बस इतना सही कंसेप्ट लग रहा है हमको, लग रहा है यहां से कि सर ये T1 है T2 है, तो यहां से लगातार ऐसे हीट आएगी 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 और यहां से रेडिएशन से निकल जाएगी, तभी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इधर से हीट कितनी आएगी, बोले सर K A डेल्टा T T1 माइनस T2 बाई L, ठीक है, इक्वल टू E A सिग्मा T2 की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। बस यही है, फिजिक्स आपकी यही खत्म हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपको डेल्टा T, अब डेल्टा T क्या है ध्यान से देखना, T2 माइनस TS, ठीक। अब आपको यहीं पर डेल्टा T बराबर इसके हेर फेर में आपको सारा खेल खेलना है, ठीक है। तो चलो भैया मैं इसकी एक कॉपी बना के, ठीक है, मैं इसकी एक कॉपी बना के जरा खेल लेता हूं।
ये वो भी तो हो जाता होगा छोटा छोटा। हाँ चलो ठीक है, ये तुम्हारा हो गया है पहला। आंसर को हम आराम से बाद में देखेंगे, ये हमारा चल रहा है सॉल्यूशन। चलो भैया आओ शुरू करते हैं। ये T1 है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है अब इसके बाद मैथ से भाई, T2 बराबर टी एस प्लस डेल्टा टी, T2 बराबर टी एस प्लस डेल्टा टी, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन टी एस। अब भैया इसकी मैथ से जल्दी से मैथ्स को एक बार देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे परेशान कौन कर रहा है, हमको क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, T2 को हटाओ यहाँ से, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ भैया, के ए T1 माइनस T2 बटे एल इक्वल टू, इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं। ये क्या है, ई ए सिग्मा, T2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, जैसे न्यूटन ऑफ कूलिंग में हुआ करता था। ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4 कॉमन निकाल लो, यहां से आ जाएगा 1 प्लस समथिंग की पावर 4, और ये डेल्टा टी बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये आ जाएगा 4 डेल्टा टी अपॉन टी एस माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल आउट होगा, ये इससे ये निपट गया, एक टी एस से पावर 3 बन गया। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं यहां से तो मैं लिख सकता हूं, देखिए कितना जा रहा है, 4 ई ए सिग्मा, ठीक है, टी एस क्यू इंटू डेल्टा टी। आई थिंक सब कुछ सही जा रहा है। ये डेल्टा टी नहीं है, T1 माइनस T2 इज नॉट डेल्टा टी, T1 माइनस 2 इज चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन बोथ एंड, ये वाला एंड और ये वाला, इन दोनों एंड के बीच का टेम्परेचर डेल्टा टी है, सॉरी T1 माइनस T2 है। और डेल्टा टी उसने किसको डिफाइन कर रखा है, बॉडी का टेम्परेचर इस तरफ का, इसका और सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर उसने डेल्टा टी बोल लगाया। तो मुझे क्या किस फॉर्म में आंसर लेके आना है, मुझे इस फॉर्म में लेके आना है। मतलब मुझे चाहिए टी टी, देख ध्यान से समझ कैसे क्रैक करते हैं, मुझे चाहिए डेल्टा टी, T1 और टी एस। यहाँ T2 परेशान कर रहा है, T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, के ए T1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है, टी एस माइनस डेल्टा टी, ठीक है, बटे एल, ठीक है, इक्वल टू 4 ई ए सिग्मा टी एस क्यू इंटू डेल्टा टी। इसके बाद ध्यान से देखना, अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, डेल्टा टी, देख यहां से इसको मैं इधर लिख देता हूं, के ए T1 माइनस टी एस अपॉन एल, ठीक। ये जो माइनस वाला टर्म है इधर जाके प्लस बन जाएगा, और डेल्टा टी में कॉमन निकाल लूंगा तो ये बन जाएगा 4 ई ए सिग्मा टी एस की पावर 4, उधर से आ जाएगा प्लस के ए, डेल्टा टी कॉमन आ गया बाई एल, और यहां पे निकल के आ जाएगा डेल्टा टी। आई थिंक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। उसने बोला डेल्टा टी बताओ कितना होगा, तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा, ठीक है, काम करो, ये एल, ठीक है, और यहां भी एल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और देखो कुछ नहीं बट रहा है क्या, एरिया एरिया एरिया, ये भी निकट गया, तो ये एल तुम्हारा यहां आ गया, ठीक है। और ये पूरा जो टर्म है आपका डिवाइड होके इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये टी एस की पावर 3 चल रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, के अपॉन 4 ई एल सिग्मा टी एस टी इंटू के, सॉरी प्लस, ये तुम्हारा मैच कर गया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से देखो भाई मैथ थोड़ी सी है इस सवाल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन में इसने ऐसा बोला कि ये सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्लॉक है उसकी लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, प्लेस कोएक्सियली ऑन ए थिन मेटल डिस्क ऑफ मास इतना, ठीक है भाई साहब। हमारे पास क्या एक डिस्क है, डिस्क का मास भी दे रखा है, ठीक है, एंड द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। डिस्क के ऊपर आपने क्या रख दिया, एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, सीधी सी बात ये, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया और उसकी लेंथ भी दे दी है, ठीक। द अपर फेस ऑफ द सिलेंडर इज मेंटेन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 400 केल्विन एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द डिस्क इज 300 केल्विन। आप ऐसे समझो कि ब्लॉक का ऊपर का जो फेस है उसका टेम्परेचर 400 है, उसके नीचे डिस्क है और डिस्क का टेम्परेचर 300 है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इज, ठीक है, के की वैल्यू दे रखी है, एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ द डिस्क इज इतना, ठीक है भाई साहब। हाउ लॉन्ग इट विल टेक द टेम्परेचर ऑफ द डिस्क टू इंक्रीज द 350 केल्विन। पहली बात तो ये है कि भैया डिस्क का टेम्परेचर राइज क्यों करेगा, भाई डिस्क के ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। यही सवाल अगर मैं खतरनाक सा डायग्राम बना के पेश कर दूं तो हो सकता है आधे बच्चे हो ही निपट जाएं, ठीक है। और ऐसा पूछा गया, एडवांस ने भी इस प्रकार के सवाल पूछे हैं। तो हो ये रहा है कि भाई डिस्क के ऊपर ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉक का टेम्परेचर दे रखा है 400 के आसपास है, 400 दे रखा है, 400 के आसपास का 400 ही है उसने, ठीक है। उसने बोला है अपर फेस ऑफ द सिलेंडर, अपर फेस ऑफ द सिलेंडर का टेम्परेचर कितना है, 400 है, ठीक। और उसके नीचे क्या रखा हुआ है, डिस्क रखा हुआ है जिसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 300 है। तो 400 से 300 की तरफ हीट आएगी,
ठीक, वो हीट कहां से आएगी? वो हीट आएगी ब्लॉक से होते हुए आएगी, ब्लॉक से होते हुए नीचे जाएगी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई साहब ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इस प्रकार से ब्लॉक रखा हुआ है ये, लाइक दिस, ठीक, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, डिस्क है पूरी इस प्रकार की, ठीक। तो जो हीट है, तो आप ऐसा समझो यहां का टेम्परेचर कितना है 400 और यहां का टेम्परेचर कितना है 300, तो यहां पे लगातार नीचे की तरफ हीट आ रही होगी। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है भैया, जो तुम्हारी वो है प्लेट है वो तो गर्म होगी। अरे तो देसी सा केस हो गया यार, प्लेट के ऊपर गर्म, एक प्लेट ले ले, प्लेट के ऊपर गर्म 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 लोहा रख दे, तो प्लेट तो गर्म हो ही जाएगी। जब चिमटा गर्म हो जाता है, फूकनी गर्म हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला कि भैया ये बता दो कितनी देर के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 350 केल्विन हो जाएगा। एज्यूम फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द डिस्क टू बी वेरी हाई एंड द सिस्टम टू बी थर्मली इंसुलेटेड एक्सेप्ट फॉर द अपर फेस ऑफ द सिलेंडर। तो भैया सीधी सी बात ये है क्या कि सर ऊपर से नीचे आ रही होगी हीट, फ्लो कर रही होगी dq बाई dt। मन का बिल्कुल कर रही होगी। बोले सर वो कितनी होगी? मन का वो हो जाएगी के ए डेल्टा टी, किसी टी टाइम पे लिख रहा हूं मैं, बटे एल। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। किसी टी टाइम पर मान लो डिस्क का टेम्परेचर टी है, ठीक है, ऊपर का टेम्परेचर तो 400 है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जो हीट आ रही होगी वो इतनी आ रही होगी, ठीक, ठीक है। यहां पे एल क्या हो जाएगी, वो लेंथ हो जाएगी, नीचे वाली लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। सर यही हीट किसको मिल रही है भैया, यही हीट किसको मिल रही है, यही हीट मिल रही है डिस्क को। तो डिस्क का टेम्परेचर राइज करेगा, कैसे राइज करेगा? बोले सर डिस्क का टेम्परेचर राइज करेगा एम एस इंटू डी टी बाई टी टी। क्यू बराबर एम एस टी मैंने लगा दिया, क्योंकि उतनी हीट उसको लगातार मिल रही है। आई थिंक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। मैं इसको लिख सकता हूं डी टी बटे 400 माइनस टी बराबर, यहां से आ जाएगा, ये इधर गया, ये इधर गया, के ए बटे एम एस एल इंटू डी टी, और ये कर दो आप इंटीग्रेट। कैसे? सर टी बराबर 0 पर सर टेम्परेचर कितना है उसका 300, आप जानना चाहते हो कि 350 कब होगा, वो टाइम बता दो। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यहां से आ जाएगा एल एन 400 माइनस 350 50, और 400 माइनस 300 100, और ये माइनस का इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू के ए टी बटे मसल, ठीक है। तो यहां से t की जो वैल्यू आई, t यहां से कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा, ये माइनस अंदर सेट को के ln2 बन जाएगा, एम एस एल अपॉन के इंटू ए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एम एस एल इंटू के इंटू ए, ठीक है भैया, ओके, और ln2, दिस इज योर आंसर, एम एस एल अपॉन के ए ln2, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, एम एस एल, भूल गया, अपॉन के ए ln2, ये आंसर। अब चेक करके देख ले, सारी इंफॉर्मेशन की बने, मास की बने, मास की बने, एस की बने, एस की बने, लेंथ की बने, हाँ भैया लेंथ भी की बने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी की बने, क्लियर है, ठीक है भाई साहब, ओके। देख एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन होने का मतलब हो गया कि अब वो लेंथ, वो वर्टिकल लेंथ है, ये वही वाली लेंथ हो गई, लंबाई वाली लेंथ नहीं है, ठीक। अगर ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया तो इसका मतलब अभी वो ये वाली लेंथ दे रखी है उसने, ठीक है। के दे रखा है, ए दे रखा है, ln2 दे रखा है, वैल्यू पुट कर देना, परफेक्ट आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। ln2 की वैल्यू केमिस्ट्री में याद है ना, 2.6 इंटू, है ना, 2.3 इंटू 0.3 लिखा करते थे, 0.69, इसकी वैल्यू 0.69 पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। तो सवाल देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, किसी ने नहीं पढ़ा तो सवाल पढ़ सकता है, मैं पीछे हट देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं, हाईली कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है, फील इसकी सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, और उसकी रेडियस है ए और लेंथ है एल, सराउंडेड बाय ए कोएक्सियली लेयर ऑफ मटेरियल हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी के एंड नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। दैट मींस वो ये कहना चाह रहा है कि ये तो है भाई साहब हमारा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, ले मैं इसको सॉलिड सिलेंडर बना देता हूं, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने कोटिंग कर दी, आप ऐसे समझो, इस दूसरे मटेरियल की, इस प्रकार से पीले पीले मटेरियल की, ये ले, ठीक है। मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं, क्या हो सकता है बिना लाइन खींचे ही काम चल रहा है बबुआ, चल गया, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, ठीक है सर जी। अंदर सॉलिड सिलेंडर है, उसके बाद जो है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस कितना है ये अभी अपन देख लेंगे, ठीक है, ठीक है भाई साहब, ओके। हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी के एंड द नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के है, ठीक, ठीक है सर। टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग स्पेस इज टी नॉट विच इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर, इसका मतलब यहां का टेम्परेचर टी नॉट है, सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट है,
ठीक है, जो कि इसके टेम्परेचर से ज्यादा है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इफ द हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज एस। अच्छा, इसका मतलब जो एस है ना वो हीट कैपेसिटी नहीं है, जो एस है वो हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है। समझ में आ रही, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है। अच्छे बताओ हीट कैपेसिटी क्या होती है, एम इंटू एस। एम इंटू एस हीट कैपेसिटी होती है। तो उसने ऐसा बोला है कि हमारे पास हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो एस है, ये है। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं यहां पे, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद जरूरत पड़ने वाली है, कि सर हीट कैपेसिटी मैं लिख सकता हूं क्या सर, एस इंटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू एल। और जहां पर पाई आर, आर क्या हो जाएगा सर, आर हो जाएगा अंदर वाला रेडियस, पाई ए स्क्वायर इंटू, ठीक है। क्योंकि ये क्या, हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है एस, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हीट कैपेसिटी आ जाएगी। मगर ठीक है। एंड आउटर रेडियस ऑफ द लेयर इज बी, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम T1 टू T2। सब कुछ जो है थर्मली इंसुलेटेड है। वो कहना चाह रहा भैया इसका टेंपरेचर T1 है, तो T1 से T2 होने में कितना वक्त लगेगा, आप ये बता दो। सवाल उसी प्रोफाइल का ही है जिस प्रोफाइल के क्वेश्चंस अभी हमने 1-2 दिन पहले देखे थे। करना क्या है, बोले सर जी देखो, सब बाहर का टेंपरेचर कितना है, T0 है, तो यहां से लगातार ऐसे हीट आ रही होगी, लगातार आ रही होगी, ठीक। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि dq बाई dt, अगर आपको याद हो आई, वो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी अपॉन आर थर्मल। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, मान लो किसी टाइम पर इसका टेंपरेचर T है, सपोज किसी टाइम पर टेंपरेचर T है, क्योंकि dq बाई dt लगातार बदल रहा है, क्योंकि सिलेंडर का जो टेंपरेचर वो लगातार बदल रहा है, ठीक है भैया। तो मान ले किसी टाइम पर सिलेंडर के इनर सरफेस का टेंपरेचर T है, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी क्या हो जाएगा, सब बड़ा वाला टेंपरेचर माइनस छोटा वाला टेंपरेचर अपॉन आर थर्मल। और आपको याद होगा सिलेंडर के लिए अगर मैं आर थर्मल लिखूं, ये मैं आर थर्मल सिलेंडर के लिए नहीं लिख रहा हूं, ये पीले वाले मटेरियल के लिए लिख रहा हूं जिसके थ्रू हीट आ रही है, सिलेंडर के लिए नहीं लिख रहा हूं। सिलेंडर के बाहर जो हम लोगों ने मटेरियल लगा रखा है, पीला पीला लगा रहा है, इसके लिए लिख रहा हूं, क्योंकि इसके थ्रू हीट आ रही है ना, ऐसे इसके थ्रू ऐसे हीट आ रही है और अंदर लाल वाले सिलेंडर को मिल रही है। तो मैं लिख सकता हूं आर थर्मल क्या आया करता था सर, एल अपॉन के आता था, एल की जगह डीएक्स लिख दिया करते थे, के ए 2 पाई, ठीक है, एल एल एन R2/R1, ये आता था अगर आपको याद हो तो। मैंने मनी मन में कर लिया इंटीग्रेशन, ऐसे ही है, ठीक, आप भी कर सकते हो। तो सर ये के की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, ये हमारा आर थर्मल हो गया, तो ये आ जाएगा ln R2/R1, और ये ऊपर चला जाएगा के 2 पाई एल। क्लियर है। अब ये जो हीट आ रहा है dq बाई dt, तो ये जो हीट है ये किसको मिल रही है, बोले सर ये तो इसको मिल रही है, तो मैं लिख सकता हूं ms इंटू dt बाई dt। खत्म, सवाल हो गया, ठीक। अब देख सवाल देख कितना प्यारा सा सवाल सोल्व होगा। इसके बाद देख इसको मैं लिख रहा हूं वहां से, देख T0 माइनस टी इंटू के इंटू 2 पाई आर बटे ln b बाई ए इक्वल टू ms इस हीट कैपेसिटी जो मैं पहले निकाल चुका हूं, s इंटू पाई ए स्क्वायर L इंटू डी टी बाई टी टी। कोटा पुटर कर ले भैया, डी टी अपॉन T0 माइनस टी बराबर, इसको इधर ले गया, ठीक है, इन सबको इधर लेके आ जाओ, ये पूरा टर्म आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, ओके, और ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा और यहां आ जाएगा dt, ठीक है। और आपको क्या करना है इसके बाद, सारी दुनिया जानती है भैया, इसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि सर t बराबर 0 पर इनिशियल टेम्परेचर मान लो T1 है, तो किसी t टाइम पर T2 टेम्परेचर कितनी देर में, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इधर से आ जाएगा देख ln, ठीक है, T0 माइनस T2, माइनस भी आएगा, माइनस को सेट कर देंगे थोड़ी देर में, T0 माइनस टी, सॉरी, हाँ, T0 माइनस T2 बटे T0 माइनस T1। इसमें माइनस माइनस सेट कर दो, तो T2 माइनस T0 भी कर सकते हो आप इसको, T2 माइनस T0 बटे T1 माइनस T0, ये सेट कर सकते हो आप। यहां आ जाएगा माइनस, दैट इज इक्वल टू, ये पूरा तामझाम क्या है भैया, ये है K इंटू 2R, ठीक है। ये R क्या है भैया, ये R कौन सा R है भाई, ये R कहां से आया है, चेक करिए भैया, ये R कौन सा R है, ये R मेरे को लग रहा है ये R है, ठीक है। तो ये R नहीं है, ये L है, ये R नहीं है, ये L है, ये R नहीं है, ये L है, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, K इंटू, अब देखो
ठीक है, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, एल एल कैंसिल आउट हो गया, ये पाई ये एल, ये पाई ये एल। ठीक है, तो 2k अपॉन एल एन बी बाई ए इंटू एस, पाई कैंसिल आउट हो गया, इंटू ए स्क्वायर इंटू टी। इस प्रकार का रिलेशन हमारा चाह रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या दे रखा है। ए स्क्वायर एस अपॉन 2k, ए स्क्वायर एस अपॉन 2k, ठीक है, टी निकाल रहे हैं, और यहां से आ जाएगा एल एन बी बाई ए मल्टीप्लाई, एल एन बी बाई ए मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है, आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा माइनस का शायद अंतर आ रहा है, तो देख लेना भाई माइनस का अंतर क्यों आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, ठीक है, देख लेना यहां पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप ये समझ गए थे कि इस सवाल में चल क्या रहा है। इस सवाल में चल ये रहा है कि जितनी हीट बेसिकली उसको मिल रही है वो उसका टेम्परेचर राइज करने में चली जा रही है। अरे बात समझ में, उसका टेम्परेचर राइज होता चला जा रहा है। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम कहोगे सर माइनस क्यों, मैग्नीट्यूड ले ले भाई, सीधा मैग्नीट्यूड के साथ खेल जा, कि हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड खेल ले भैया, इतनी हीट आ रही है जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर राइज कर रहा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार सवाल है, चाहो तो स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो। ठीक है, चलो इसका पहला पार्ट तो बहुत आसान है, इसका मजेदार पार्ट है दूसरा। मेरे को लग रहा है दूसरा इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द जेईई एडवांस। ठीक है, ये आ सकता है जेईई एडवांस 2025 जो भी है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से जरूर देख लेना, डेफिनेटली मेरे को इसकी फील आ रही है। ठीक है, चल शुरू करते हैं। उसने क्या बोला, भैया एक स्टिक है, उसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है, लेंथ भी दे रखी है, इनिशियली टेम्परेचर भी दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड देन कैप बिटवीन 2 रेजर्वियर, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अरे वही पुराना सवाल है भाई, यही वही पुराना सवाल है कि भाई साहब इसको एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, इसको भी एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है भाई साहब आगे बढ़ते हैं। सारी बातें कह रहा सब ले लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लो, ठीक है, जो है उसके बाद क्या है, बोले सर उसके बाद जो है लीनियर मास डेंसिटी भी ले लो। पहला सवाल, टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग द रॉड इन स्टेडी स्टेट। आप एक बात समझो, हम जो फॉर्मूला पढ़ते थे ना डी क्यू बाई डी टी बराबर, याद करो हम एक फॉर्मूला जो यहां पर पढ़ते थे, डी क्यू बाई डी टी बराबर के ए डेल्टा टी अपॉन एल, या डी टी बाई डी एक्स। ये स्टडी स्टेट के बाद पढ़ते थे, जब स्टडी स्टेट अचीव हो जाता था। इस सवाल में क्या अंतर है, इस सवाल में अंतर है 0 डिग्री सेल्सियस की भैया एक रॉड है, उसको मैंने दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे फिक्स कर दिया। तो अब क्या होगा, अब बेसिकली इस रॉड का हर बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पर है। बोले हाँ सर हर बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब यहां पर टेम्परेचर कितना भाई साहब 100 है, और ये कितना है 0 पर है, तो यहां से यहां क्या जाएगी, हीट जाएगी। तो जब हीट जाएगी तो यहां वाला जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या करेगा, वो हीट खाएगा, वो अपना टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन उसका टेम्परेचर मान के चलो बढ़ के हो गया 20, 0 से 20 हो गया, तो इसके बाजू वाला तो 0 पे ही है। ठीक, आप ही समझो ये तो अभी भी 0 पे ही है ये वाला, और इसका टेम्परेचर 20 हो गया, इसका मतलब हीट अब इधर से इधर फ्लो करेगी। तो फिर क्या करेगा, फिर ये भी जो है खाएगा, ये हीट खाएगा तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक, और ये खा ही रहा उधर से, ये तो खा ही रहा क्योंकि उसको उधर भैया खूबसूरत उसको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट से भरा हुआ बाग मिला पड़ा है उसको यहां से, तो यहां से इधर जा रही है हीट, तो इसका टेम्परेचर जो है 10 20 30 40 50 ये बढ़ता चला जा रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये कर क्या रहा है, ये इधर से हीट खा रहा है, और हीट इधर दे भी रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर राइज करेगा तो जाहिर सी बात है इधर इसका टेम्परेचर, और ये वाला पोर्शन तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होना है। ठीक, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर हाई हो गया, इधर वाले लो टेम्परेचर वाले, तो इधर क्या करेगी, हीट फ्लो करेगी। उसी प्रकार से ये भी खाएगा, ये भी कुछ खाएगा कुछ ट्रांसफर करेगा, ये भी कुछ खाएगा कुछ ट्रांसफर करेगा। तो स्टेडी स्टेट अचीव होने में वक्त लगेगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इन सबका पेट भर जाएगा, इन सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब इनको जितनी हीट पर सेकंड मिल रही है वो सारी की सारी हीट ये ट्रांसफर कर देंगे, ये अपने पास नहीं रखेंगे। देयर विल नॉट बी एनी एक्यूमुलेशन ऑफ हीट एनीवेयर, किसी भी क्रॉस सेक्शन में कुछ भी एक्यूमुलेशन ऑफ हीट नहीं होगा, जितनी हीट आएगी उतनी हीट चली जाएगी। ठीक, तो जब ये स्टेट अचीव हो जाएगा, मतलब हर बंदे का टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, जब ये चीज अचीव हो जाएगी तब हम बोलेंगे कि हमारी स्टडी स्टेट आ चुकी है। इस स्टडी स्टेट के आने के बाद हमारा ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो ये क्वेश्चन जो है ये स्टडी स्टेट के बाद का नहीं है। अब तक जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं इस चैप्टर में वो सब स्टडी स्टेट के बाद के होते हैं। स्टडी स्टेट हो गया बता दो। ये जो सवाल है बेसिकली ये स्टडी स्टेट से पहले की कहानी कह रहा है कि जहां पर हर एक बिंदु खाने में लगा पड़ा है। तो इसने पूछ लिया पहला सवाल, स्टडी स्टेट के बाद का बता दो टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, डेल्टा टी अपॉन एल हो जाएगा। डेल्टा टी कितना है 100 माइनस 0, और लेंथ कितनी है भाई साहब, लेंथ कितनी है 1 मीटर। तो ये तो आसान है, तो 100 आ गया।
ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया है। वो माइनस तो दे रखा है, माइनस तो इसलिए दे रखा है क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, ठीक। क्योंकि इसका टेम्परेचर तो फिक्स है ना, और ये भी फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रख रखा है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रख रखा है, ठीक। ये मेंटेन कर रखा है, मेंटेन करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ रही होगी 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है तो कायदे में इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए क्योंकि इससे हीट जा रही है, लेकिन हमने इसको मेंटेन करने के लिए इसमें एनर्जी दे रखी है। तो ये तो पहला सवाल तो हो गया आसान। दूसरे सवाल में खेल है कि बता दो टोटल हीट एब्सॉर्ब बाय द रॉड, बता दो कितनी होगी। अभी कैसे निकालें? मैंने कहा भाई एक काम करते हैं। बोले क्या? मैंने कहा कोई एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं, पहले एक्स पे जाके डीएक्स पकड़ लेते हैं। बोले ठीक है गुरु जी, आ जाओ पकड़ लेते हैं भाई साहब। कि सर शुरू की कहानी तो थी ये, और मान लो हमने एक काम किया, एक्स पे जाके डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया। हम पता लगा लेते हैं कि ये इस वाले एलिमेंट ने कितनी ऊष्मा खाई होगी, इसने कितनी ऊष्मा खाई है ये निकाल लो। और उसी प्रकार से यहां तक ऐसे जितने छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन है उन्होंने कितनी ऊष्मा खाई है वो भी निकाल लो। उन सारी ऊष्मा को जोड़ तो आपका आंसर आ गया, ठीक। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई साहब कितनी ऊष्मा खाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं इनके लिए कि ये कितनी ऊष्मा खाएंगे। बोले सर इनके द्वारा खाई गई ऊष्मा होगी dq बराबर ms इंटू dt। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, dq क्या होगा सर? जो ये ऊष्मा खाएगा। m क्या होगा? बोले सर इसका मास, जो कि हमको कायदे में dm लिखना चाहिए, ठीक। अगर इसकी लेंथ dx है तो dm बराबर मैं लिख सकता हूं लैम्डा dx। s क्या है? तुम्हारा कांस्टेंट है। dt क्या है? बोले सर इसने जितनी ऊष्मा खाई है उसमें इसका टेम्परेचर में जो चेंज हुआ, इसका पहले टेम्परेचर कितना था इस वाले का? 0 डिग्री सेल्सियस, सबका ही 0 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर पहले। अब कितना हो गया है? अब कितना हो गया है? बोले सर अब मुझे निकालना पड़ेगा, मान लो इसका टेम्परेचर है tx, या मान लो इसका टेम्परेचर कितना मेरे भाई t। तो पहले तो आप इसका t टेम्परेचर निकालो स्टडी स्टेट से। अब यह स्टडी स्टेट लगा सकते हो क्योंकि मैं t बराबर 0 से स्टडी स्टेट जब अचीव हुआ है उसके लिए बात करूं। तो जब स्टडी स्टेट आ गया होगा तो आपको याद होगा यहाँ यूनिटरी मेथड भी लगा देते हैं हम लोग। क्या? बोले सर ये 100 है, ये 0 है, 1 मीटर की रॉड है, तो 1 मीटर की रॉड में कितना टेम्परेचर कम हुआ? 100। तो x मीटर की रॉड में टेम्परेचर कितना कम होगा भैया? 100x। ठीक है, ठीक है। एक्स जरूरी नहीं है एक्स की वैल्यू एक्स से ज्यादा, एक्स से कम ही होगी। एक्स की वैल्यू हाफ रखेगा तो मीटर पे पहुंच जाएंगे हम लोग। तो मुझे पता चल गया इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 100x। और शुरू में टेम्परेचर कितना था? 0। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया? 100x। तो ये मुझे पता चल गया कि सर जी इस छोटे से एलिमेंट ने इतनी हीट खाई होगी, तो मेरे को चाहिए टोटल हीट। तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूं मेरे भाई? इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक? बोले सर x की वैल्यू 0 से लेके l तक, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, तो आपको नेट हीट पता चल जाएगा Q नेट कितना आ रहा है? लैम्डा इंटू एस कॉमन निकल के आ गया 100, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब ये हाफ आ जाएगा। लैम्डा s बाई 2 इंटू 100 इज द आंसर। लैम्डा s बाई 2 इंटू 100 इज द आंसर। आओ चेक कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। s की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। 100 तो है ही, बटे 2 से 2 कैंसिल, 1000 आंसर आ जाए। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन टपक सकता है। ठीक है, हाँ इसमें पता है और मजेदार पार्ट क्या हो? मान लो s को भी वेरिएबल कर देता मान लो वो कहता भैया s भी वेरिएबल है, अलग अलग जगह पे s अलग अलग है, s की वैल्यू 3x है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर s की वैल्यू 3x पुट कर देता, इस जगह पे 3x पुट कर देगा, इंटीग्रेट कर देते, हो जाता काम। समझ गया? मतलब वो कह रहा है कि फिर तो और ही बढ़िया धांसू सवाल हो जाता कि भाई अलग अलग जगह पे s अलग अलग है, s का फंक्शन खतरनाक दे देता। ठीक है, कि s का जो फंक्शन है वो ये है, या s का जो फंक्शन है विच इज चेंजिंग लीनियरली फ्रॉम 100 टू 50। ठीक है, फिर आप s को फंक्शन लिखते y बराबर mx प्लस सी से, जो भी होता आपको s की वैल्यू यहां पर पुट करनी होती बस। क्योंकि s x पे जाके मैंने dx एलिमेंट का छोटा सा टुकड़ा पकड़ा, तो वो जो छोटा सा टुकड़ा मैंने पकड़ा है वो छोटे से टुकड़े ने कितनी हीट खाई मैं वो निकालूंगा ना, तो छोटे से टुकड़े की लिखोगे ना आप s, तो मैं छोटे टुकड़े की s लिखता हूं वहां पर और फिर सबको इंटीग्रेट कर देते, खत्म सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अगेन डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपने देखे हैं वो क्वेश्चंस मैक्सिमम सवाल ऐसे हैं जिसकी लैंग्वेज मुश्किल है, प्रेजेंटेशन मुश्किल है, लेकिन सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। इसने थोड़ा होलो स्फेयर है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है 2, मेड ऑफ द यूनिफॉर्म मटेरियल कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी के, टेम्परेचर विद इन द बॉल इज मेंटेन एट 2 T0। इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 2 T0 है, होलो का मतलब समझ जाओ कि ठीक, किसका टेम्परेचर 2 T0 है, एंड आउटसाइड द बॉल इज T0।
ठीक, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर 2T नॉट है और बाहर टेम्परेचर T नॉट है। इसका मतलब बाहर की तरफ ऊष्मा जाएगी ऐसे, रेडियली आउटवर्ड ऊष्मा का फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, उन्होंने बोला रेट एट बी द हीट फ्लो आउट ऑफ द बॉल एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, कोई नहीं यार, देख यहाँ का टेम्परेचर पता है, यहाँ का टेम्परेचर पता है, ठीक, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ए वाले पार्ट का आंसर dQ/dt क्या होगा। अरे सर हीट करंट से कर ले यार इसको, आई बराबर सीधा लिख सकता है डेल्टा टी बटे आर इक्विवेलेंट। डेल्टा टी कितना है सर, 2T नॉट माइनस T नॉट बटे आर इक्विवेलेंट। अब स्पेयर का आर इक्विवेलेंट बताओ कितना होगा। बोले सर स्पेयर का आर इक्विवेलेंट कितना होता था सर, R2 माइनस R1 बटे R1 R2 इंटू 2 पाई के, सॉरी 4 पाई के। अब 4 पाई की कैसे, अरे इंटीग्रेशन करते थे ना, इंटीग्रेशन करते थे ना, कैसे सर, छोटा सा सर स्फीयर वाले केस में क्या करते थे, आर पे जाकर डी आर थिकनेस का स्फीयर पकड़ते थे जिसका रेजिस्टेंस मान लो डी आर है, तो मैं डी कैपिटल आर लिखा करता, एल अपॉन के ए, एल की जगह डी आर आ जाता था, अपॉन के एरिया आ जाता था 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर इसको इंटीग्रेट करते थे R1 से R2। ठीक है, तो यहां पर जो है 4 पाई के कॉमन आता था, बाकी सेम आंसर निकल के आ जाता था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R2 माइनस R1, R2 कितना है 2a माइनस ए गया, ए बचा, बटे R1 R2 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर इंटू 4 पाई के। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 1/8 पाई के ए। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बोले T नॉट, और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 8 पाई के ए, T नॉट 8 पाई के ए। ये तो आपका आंसर आ गया पहला वाला, आसान सवाल था ये तो। दूसरे सवाल में थोड़ा सा आपको जो है तो दूसरा भी आसानी, इसने ऐसे बोला है एट टेम्परेचर एट द टेम्परेचर आर बराबर 3a/2, मतलब आप इस जगह पर मिड पॉइंट पर आप बता दो कितना होगा, क्या टेम्परेचर कितना होगा। मैंने कहा ठीक है, वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस। तो मान लो यहां पर टेम्परेचर T है, तो या तो तू एक काम कर, यहां से लेके यहां तक एक रेजिस्टेंस है, यहां से लेके एक रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस अज्यूम कर लो। ठीक है, तो आप ऐसा समझो सवाल यह है कि यहां का टेम्परेचर तो है 2T नॉट, अंदर का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर है T नॉट, उसने मिड में टेम्परेचर पूछ लिया। मान लो ये रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस है R2, इसका टेम्परेचर है T। अब या तो जंक्शन लॉ लगा दे या फिर करंट की कहानी लिख ले, तो करंट की कहानी लिख ले चाहे तो। बोले सर यहां से जो भी आई जा रहा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी सर, डेल्टा T 2T नॉट माइनस T बटे R1, जितना करंट इधर आएगा उतना ही करंट इधर जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी T माइनस T नॉट बटे R2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं 2T नॉट माइनस T बटे T माइनस T नॉट बराबर R1 बाई R2। अब तेरे को R1 R2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब R1 R2 कैसे निकालेंगे, बोले सर यहां पे R की वैल्यू कितनी थी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू थी R2 माइनस R1 बटे 4 पाई के R2 R1। ठीक है, तो मैं यहां पे निकालता हूं सबसे पहले R1 की वैल्यू। R1 क्या है सर, जीरो से लेके x बराबर स्मॉल r बराबर a से लेके 3a/2 तक की डिस्टेंस, ये बेसिकली r बराबर a से लेके सेंटर से 3a/2 के 20 तक का डिस्टेंस है। तो मैं यहां पे क्या पुट कर दूंगा, R2 R1 की वैल्यू पुट कर दो। R2 कितना हो जाएगा 3a/2 माइनस a बटे 4 पाई के मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3a/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जैसे ही आप सॉल्व करोगे R1 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। उसी प्रकार से यहां से यहां तक के लिए R2 निकाल लो। R2 के लिए क्या करोगे सर, R2 तो हो जाएगा 2a और R1 हो जाएगा तुम्हारा यहां वाली वैल्यू। इंटीग्रेट करते हैं ना इसको। ठीक है, चल मैं पूरा सॉल्व भी करा देता हूं सवाल को, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। ठीक है, तो देखो जल्दी से, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा कितना आ जाएगा a/2 आ जाएगा, a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/12 पाई के ए, ये R1 आ गया। और अगर मैं R2 के बारे में बात करूंगा तो R2 क्या लिखोगे, ये वाला R2, ये देखिए ये अलग अलग है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस है R1 R2, ये मेरे दिमाग में मुझे पता है, लेकिन आपको भी क्लियर होनी चाहिए कि ये जो क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, तो चाहो तो इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकता है। चलो शुरू करते हैं। R2 मतलब मुझे चाहिए यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, यहां से यहां तक का मतलब समझ रहे हो, कहां से कहां तक का, मुझे चाहिए 3a/2 से 2a तक का रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा R2 2a माइनस 3a/2 बटे 4 पाई के, मल्टीप्लाई कर दो 2a इंटू 3a/2 इक्वल टू, जैसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.a/2 बटे, ये 2 से तो कैंसिल आउट हो गया, 4 या 12 पाई के
ए स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा तो 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब जहां पहले 12 था वहां नीचे 24 आ जाएगा, 24 पाई ए। ठीक है, अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं तो। बड़े यार इतनी प्यारी कैलकुलेशन कैसे आ सकती है। तो कोई बात नहीं, आ रही तो आने देना, दिक्कत क्या है। R1/R2 क्या होगा, रेशियो ले लो, ये ऊपर चला जाएगा, रेशियो आ गया 2। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2t माइनस 2t0, ठीक है, बराबर 2t0 माइनस टी, ये आ गया इधर 3t बराबर 4t0। तो t बराबर आ जाएगा 4t0 बटे 3, 4t0 बटे 3। ठीक है, यही सवाल थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व करके भी और अच्छा के की वैल्यू दे देता। अभी तो वेरिएबल्स के साथ खेल दिया, वो और डरा देता, के की वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है। और मजेदार सवाल कैसे बनता है इसमें, मान लो इसमें जो के है थर्मल कंडक्टिविटी, उसको वेरिएबल कर देता, क्या देता, उसकी वैल्यू जो है 2r+3 है। ठीक है, वेयर r इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। तो इन दैट केस मैं जब इंटीग्रेट करता तो यहाँ के की वैल्यू को वैल्यू पुट कर देता, वैल्यू पुट कर देता वहां पर। फिर कैसे करते, मान के चलो वो ऐसा कह देता, सर के की वैल्यू जो है ना 2r+3 है, तो आप क्या करते, आप भाई जब आप आर इक्विवेलेंट निकालने जाते, मान के चलो ये पूरा तुम्हारा सॉलिड जो है होलोस्फीयर है, सॉलिड नहीं होलोस्फीयर है, ये आपका यहाँ पे करम, यहाँ पे जो है रंग भरा हुआ है। मैं क्या करता भैया, हम जाते हैं यहाँ पे आर पे जाके dr थिकनेस का एक वो पकड़ लेते शेल। ठीक, तो उसका रेशियंस आप क्या लिखते, इसका रेशियंस लिख दे आप dr बराबर L अपॉन के इंटू ए। दैट मीन्स dr अपॉन के की वैल्यू क्या लिखते हैं, 2r+3 4πr², ये आ जाता, ये तुम्हारा dr आ जाता, छोटा सा रेशियन। फिर आप इसको इंटीग्रेट करते r1 से लेके r2, फिर ये लंबा सवाल हो जाता। और ऐसा सवाल एडवांस से पूछा था, 2 साल पहले पूछा था जेईई एडवांस में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसने पूछ लिया था। अब आप सब लोग जानते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या फिर आपका ये वाला चैप्टर हो, दोनों एक जैसे ही होते हैं। ठीक, तो अब इन दैट केस यहां से जो आता r1 से r2 इंटीग्रेट करते तो r इक्विवेलेंट आ जाता। ठीक है, और अगर आपको यहां से यहां तक का सपोज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड द फिजिक्स, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, एडवांस के लिए बहुत प्यारा सवाल है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी गए हैं एडवांस में, लेकिन काफी आसान लेवल के पूछे गए हैं। ठीक है, देख लो एक बार इसको। चलो देखो, क्वेश्चन ही कहना चाह रहा है कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, जैसे किताब होती है ना, किताब की तरीके से, जैसे रजिस्टर हो गया हमारे पास ये रहा। ठीक है, इस प्रकार का। ठीक, तो ऐसा ही तो एक है, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। किताबें से मतलब समझो, मैं किताबें से देसी भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मटेरियल से बेसिकली। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का जिसके थिकनेस भी है। अब हो क्या रहा है कि एक बार तो हमने उसको ऐसे लिटा दिया, ठीक है, इस प्रकार से आप इस चीज को समझो, और एक बार सेटअप ऐसे बना दिया। हमने दोनों केस में उसका के इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करी। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है, इन द अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्लैब शोन इन द डायग्राम व्हेन द सिस्टम इज प्लेस्ड इन सिचुएशन 1 विद द टेंपरेचर डिफरेंस मेंटेन बिटवीन 1 एंड 2। इसके और इसके बीच में हमने टेंपरेचर का डिफरेंस मेंटेन रखा है, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में। ठीक है भाई, ठीक है भैया जी। तो यहां आपने ऐसे ऐसे से बहुत सारी क्या कर रही किताबें लगा रखी। मजे की बात यह है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, इसकी लेंथ भी बढ़ती जा रही है और के की वैल्यू भी डबल होती चली आ रही है। ठीक है सर, ओके। और ये क्या है, ये डी है, इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डी स्क्वायर है। ये तो हमको यहां से चमक गया, ये जो एरिया अगर मैं आपसे पूछूंगा ना, एरिया वो कितना है, डी स्क्वायर है। ठीक, अब उसने क्या किया, अब उसने बोला इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिस्टम इज के व्हेन सिस्टम चेंज सिचुएशन वी, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन बिटवीन 3 एंड 4। टेम्परेचर डिफरेंस अब 3 और 4 के बीच में मेंटेन किया गया है, इसके बीच में इस प्रकार से रख दी है। यहां पे भी सेम इसी प्रकार की सिचुएशन है। ठीक है, मैं लाइन खींच देता हूं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पर भी इनके बीच में ही टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन किया गया है। ठीक है सर जी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला है, देन द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज बाय 20%। मतलब यहां अगर थर्मल कंडक्टिविटी सपोज के है, इस जगह पर इसका अगर थर्मल कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट सपोज K1 हमने निकाला, वो K आया। ठीक है, तो यहां थर्मल कंडक्टिविटी 20% बढ़ गई है। इसका मतलब इसका जो के इक्विवेलेंट आया है K2, वो 1.2 टाइम्स ऑफ के आया। 20% बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 1.2 हो जाना। ठीक है, अब उसने पूछा है कि अब बता दो नंबर ऑफ स्लैब कितने होंगे। ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है, जरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सर सबसे पहले बात करते हैं इसकी। मैंने कहा हाँ, ये सब किस में है, बोले सीरीज में है। सर एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एंड सो ऑन।
तो इसका मतलब इस केस में मैं लिख सकता हूं आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। ठीक, ठीक है सर जी। तो मैं अगर यहां पर अच्छे से इसको लिखूं, ध्यान से देखना, तो मैं लिख सकता हूं आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर, L अपॉन के ए। अब ध्यान से देखो, सपोज n नंबर ऑफ आपने स्लैब रखे हैं, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस 2L प्लस 3L प्लस 4L। तो इसका मतलब जब मैं आर इक्विवेलेंट लिखूंगा, क्योंकि मेरे को के इक्विवेलेंट लिखना है, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखोगे टोटल लेंथ। आई होप आप समझ रहे हो कि हमने यहाँ पे बहुत सारी इस तरह के स्लैब रख दी हैं। अब इन सबको हटा के एक स्लैब में रखना चाहता हूं उतनी लेंथ का, तो उसका के कितना होना चाहिए कि आर इक्विवेलेंट सेम आए। ऐसे ही हम के इक्विवेलेंट निकाला करते थे। तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी सर, L प्लस 2L प्लस 3L प्लस 4L, नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो NL तक ऐड कर देंगे, अपॉन के इक्विवेलेंट इंटू ए, और एरिया कितना है d स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R1। R1 कितना होगा सर जी, L अपॉन के ए। मैं ए को ए ही रहने देता हूं, डी स्क्वायर अननेसेसरी, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में। ये ले, इसके लिए क्या लिखेंगे, R2 क्या लिखेंगे सर, इसकी लेंथ कितनी है 2L अपॉन 2K इंटू ए, प्लस इसकी लेंथ कितनी है 3L अपॉन 3K इंटू ए, प्लस 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 सो ऑन। ठीक, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखो, तो ये यहां से ये अगर L कॉमन निकाल लूं, तो L बाई L बाई L बाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, मतलब n नंबर ऑफ सम। आई होप आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, मैथ में हम पढ़ते हैं, ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू के। एरिया का टर्म कैंसिल आउट, L का टर्म कैंसिल आउट। यहां से ये क्या आ गया, 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n अपॉन के। n से n कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमको पता चल गया के इक्विवेलेंट, जिसको मैं K1 कह रहा था ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी K इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये आ जाएगी। ठीक, अब उसी प्रकार अब हमें निकालना दूसरे का। दूसरा बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अब ध्यान से देखो, दूसरे में हो क्या रहा है, ये सारे के सारे आपके बेसिकली पैरेलल में है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप देखो, ये हो गया तुम्हारा एक स्लैब, अगर मैं पीले, अगर मैं रंग चेंज करूं तो ये तुम्हारा हो गया एक स्लैब, ये वाला। ठीक, ठीक है सर जी। ये हो गया आपका दूसरा स्लैब, हरे रंग से दिखा रहा हूं मैं। ये हो गया आपका तीसरा स्लैब, गुलाबी रंग से दिखा रहा हूं मैं। ठीक, इस हिसाब से तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये लेंथ चेंज होती चली आ रही है, L 2L 3L। तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका उसी ऑर्डर में चेंज होता चला जा रहा है। इनकी जो टोटल लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये लेंथ कॉन्स्टेंट है। ठीक, तो मैं ध्यान से देखना मैं कैसे लिखूंगा इस चीज को। बोले सर पैरेलल में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर, सॉरी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। ठीक, ठीक है सर। तो मैं यहां पे ना इसको व्हाइट व्हाइट को डिलीट कर देता हूं, ताकि स्पेस मिल जाएगा हमको लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, तो आर इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, मैंने कहा आर इक्विवेलेंट में लिखूंगा सर आर बराबर क्या होता है, L अपॉन के ए। L कितना है, D अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू एरिया। एरिया मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये पूरा एरिया लिखना पड़ेगा। अब ये पूरा एरिया कैसे लिखूं, ध्यान से देखो। बोले सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, मैंने कहा D है, और ये वाली हाइट कितनी है, मान लो H है। तो आप लिख सकते हो सर आर इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं आप, आर इक्विवेलेंट बराबर L अपॉन के ए। L अपॉन के ऊपर चला गया, एरिया भी ऊपर चला जाएगा, एरिया हो जाएगा D इंटू H। उल्टा कर दिया ना, आर इक्विवेलेंट इज L अपॉन के, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज के ए अपॉन L। ठीक, के इक्विवेलेंट एरिया, एरिया कितना हो जाएगा सर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए टोटल सामने वाला, तो मुझे टोटल हाइट ऊपर की आई है और ये बेस। ठीक, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपॉन R1। 1 अपॉन R1 क्या लिखेंगे सर, L अपॉन के, लेंथ कितना है D, L अपॉन के कितना है, K है ऊपर वाले का, और एरिया कितना होगा, मान लो एरिया है A थोड़ी देर के लिए। ठीक, ऑल्दो इस एरिया की वैल्यू आप लिख सकते हो L इंटू D प्लस नीचे हरे वाली गली क्या लिखोगे, L अपॉन के ए, लेंथ तो सेम है, K की जगह क्या आ जाएगा 2K, एरिया क्या आ जाएगा 2L इंटू D। ठीक, एंड सो ऑन। उसी प्रकार से प्लस तीसरे के लिए क्या लिखोगे, L अपॉन के 3K 3L इंटू D। आपको एक पैटर्न दिख गया होगा अभी,
ठीक है, अब पहले काम करते हैं, ये h निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे। और ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले मैं h निकाल लूं, यहां पर h कितना होगा, तो देखो मैं h लिखना जा रहा हूं। दिस इज द हाइट h, टोटल हाइट जो आई है h क्या होगा, l प्लस 2l प्लस 3l प्लस 4l, l प्लस 2l प्लस 3l प्लस 4l प्लस nl, l कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, अब मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं, आई होप समझ में तो आ ही गया होगा आपकी, थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है, मैं यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो देख k इक्विवेलेंट इंटू h की वैल्यू कितनी है, l इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, इक्वल टू यहां से क्या आ गया k l मैंने कॉमन निकाल लिया। ये ध्यान से देख, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस प्रकार का पैटर्न बन गया है, ठीक है। तो अगर अपन इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊं, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊं या इसको यहां लिखूं, तो ये चल क्या रहा है पता है, ये चल रहा है k इक्विवेलेंट, l से l तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा n बराबर हो जाएगा k इंटू सिग्मा n स्क्वायर। ये आपका स्टेटमेंट आ गया, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूं। सेकंड केस के लिए मैं लिख सकता हूं k इक्विवेलेंट इंटू सिग्मा n बराबर k इंटू सिग्मा n स्क्वायर। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो k इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा सर, n की वैल्यू कितनी होगी, n सिग्मा n की n इंटू n प्लस 1/2 बराबर k, n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 2n प्लस 1, और नीचे आ जाता था 6। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब आप सॉल्व कर लेते हैं, देख n इंटू n प्लस 1 ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k इक्विवेलेंट बराबर निकल गया k 2n प्लस 1 अपॉन 3। अब ये जो भी आया है ये कितना है, ये 1.2 टाइम्स ऑफ k इक्विवेलेंट पुराना है, ओल्ड, पहले वाले केस में। और पहले वाले केस का k कितना था ये हम लोग यहां पे देख चुके हैं, उसके k को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां से हमने निकाला था अभी, कितना आया था भैया, ये कितना आया था k/2 इंटू n प्लस 1। मुझे लगता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, k से k कैंसिल आउट, खुराफाती काम कर सकते हो अब आप, इसके बाद फुटर फुटर कर लो जो भी करना है, k से k कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते 4n प्लस 2 बराबर 12×36, ठीक है, ओके, 12×36 3.6n प्लस 3.6n प्लस 3.6, इसको इधर लेके आ जा, 0.4n बराबर 1.6, 1.6 आएगा ना, हाँ, तो इसका मतलब n बराबर निकल के आ जाएगा 4। कितना बढ़िया सवाल आया, प्रॉपर इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आ गया तेरा, आंसर भी तेरा परफेक्टली मैच कर गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा आसान है लेकिन फिर भी एक बार कराना जरूरी है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है एक्चुअली में। सवाल में इसमें क्या बोला, यूनिफॉर्म डेंस रॉड है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म यंग्स मॉडुलस है, अच्छा इसका मतलब इसका वाई चेंज कर दिया इस बार, ठीक है। हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग इफ द इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी एट एवरी पॉइंट इज सेम, हर जगह इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी सेम है, तब उसने बोला यंग्स मॉडुलस एक्स के साथ बता दो क्या उसका वेरिएशन आने वाला है। आप x मानो, आप y मान लो इसको, कि मान लो इस तरह y कोऑर्डिनेट जाइए, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे y किस हिसाब से चेंज हो रहा है, यंग्स मॉडुलस के हिसाब से चेंज हो रहा है। अरे बात समझ में, ये कहना चाह रहा है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे यंग्स मॉडुलस किस हिसाब से चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा तो ठीक है, उसने क्या बोला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एंड उसने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी वो क्या होती है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन बाई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई ये कांस्टेंट है, मैंने कहा ठीक है, और स्ट्रेस कितना होगा, बोले एक्स डिस्टेंस दूरी पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं स्ट्रेस निकालूं सपोज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया, टेंशन हो जाएगा m/l इंटू एक्स इंटू जी अपॉन एरिया, ठीक। तो इसका मतलब जब ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां एक कांस्टेंट आ जाएगा, अगड़म बगड़म सब मिला के, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बराबर अनदर कांस्टेंट। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस जो आएगा वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, तो पैराबोला बनेगा, ये वाला पैराबोला बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये क्वेश्चंस एडवांस वाले एक बार पूछ चुके हैं, उन्होंने थोड़ा सा आसान पूछ लिया था, उन्होंने थर्मल एक्सपेंशन और इलास्टिसिटी को मर्ज करके पूछ लिया था, फिर भी आप एक बार ये क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए क्योंकि कॉमन स्टैंडर्ड सवाल है, बार बार हर जगह देखने के लिए मिलता है। इधर बोला स्फीयर ऑफ मास 20 kg सस्पेंडेड बाय ए मेटल वायर ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ 4 मीटर एंड डायमीटर इतना, व्हेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया, जब इक्विलिब्रियम में था, देयर इज अ गैप ऑफ 2 mm बिटवीन द स्फीयर एंड द फ्लोर। मतलब कहानी ये है, ठीक है, सब कुछ गिवन कर दिया उसने। उन्हें बोला स्फीयर जेंटली पुश द साइड सो दैट द वायर मेक्स एन एंगल थीटा, मतलब इसको हम इधर लेके चले गए, दूसरे केस में वर्टिकल से हमने इसको थीटा डिग्री इस तरफ ले गए,
ऐसे। ठीक ठीक है भाई साहब, छोड़ दिया। तो जैसे आप इसको यहां से छोड़ोगे, अब उसने क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम थीटा बता दो कितना हो कि ये उसको जस्ट रब करता हुआ निकल जाए। खत्म कहानी। जब यहां पहुंचेगा तो इसको ऊपर कौन लगेगी, टेंशन लगेगी, नीचे कौन लगेगा, एमजी लगेगा। तो क्या मैं डायरेक्टली ये लिख दूं कि पहले इनिशियल टेंशन थी, ऊपर वाली टेंशन बराबर एमजी के बराबर थी, अब एक्स्ट्रा टेंशन और आ गई है, कुछ पहले थी अब एक्स्ट्रा टेंशन और आ गई है। एमजी तो पहले से ही है, पहले भी एमजी था अब भी एमजी है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं कि जो भी एक्स्ट्रा टेंशन आ गई डेवलप हो गई होगी दैट इज इक्वल टू एमबी स्क्वायर बाई आर। पहले जो टेंशन थी वो एमजी के बराबर है, मान लो उस टेंशन में चेंज आ गया डेल्टा टी का। ठीक, तो अब आप क्या लिखोगे, अब टेंशन क्या लिखोगे, टी प्लस डेल्टा टी माइनस एमजी बराबर एमबी स्क्वायर बाई आर। और टी और एमजी पहले से बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेल्टा टी बराबर निकल के आ जाएगा एमबी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपकी आगे पहली क्वेश्चन। और बी कैसे निकालेंगे, बोले सब बी हम ऐसे निकाल सकते हैं, वर्कनरी थ्योरम से हम लिख सकते हैं क्या कि सब बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, वर्कनरी थ्योरम में डायरेक्ट लगा देता हूं। ठीक है, वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी एच, तो आर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू एम जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। दैट मीन्स बी बराबर आ जाएगा 2 GR 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका बी आ गया। ठीक है सर जी। अब ध्यान से सुनो, अब हमें यहां से खिलना पड़ेगा। अब जो टेंशन बढ़ गई है, जितनी टेंशन बढ़ी है उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर मान के चलो कितनी टेंशन बढ़ी है भैया, बोले एम बी स्क्वायर बाई आर बढ़ी है, तो टेंशन अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर मैं लिख सकता हूं वाई डेल्टा एल अपॉन एल, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा टेंशन आ गई जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एलोंगेशन आया होगा। और जब छुअन छुआई करते हुए निकलना है तो एक्स्ट्रा एलोंगेशन कितना होना चाहिए, बोले सर ये एच होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस ये क्या है, बोले सर ये डेल्टा एल है। तो अब आप ध्यान से देखो कि आपको सब कुछ गिवन है या नहीं है। उसने पूछा है वाई गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, लेंथ भी गिवन है 4 मीटर। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर यहां पे एमबी स्क्वायर बाई आर में आर 4 क्यों लिखेंगे, आर की वैल्यू तो 4.04 ही लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है यहां पे जब जब डील कर रहे हैं, आप सोचो यहां पर, यहां आर की जगह वैसे तो लिखना चाहिए 4 प्लस, समझ गया ना, हाफ एम एम। हाफ एम एम का मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब वैसे तो लिखना है 4.0005, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करके आप केवल 4 ही लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैलकुलेशन की शक्ल बता रही है कि भाई साहब चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, एम पता है, एम पता है, बी यहां से, और आर पता है क्या, बोले हाँ भैया आर भी पता है, तो आर से तो ये टर्म कैंसिल आउट ही हो जाएगा एक तरह से। एरिया पता है, बोले एरिया पता है, यहां से आ जाएगा बी, बी की वैल्यू पुट कर देना यहां पर, और यहां से निकल कर आ जाएगा तुम्हारा थीटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन खतरनाक है, थीटा तकरीबन 36.4 आंसर निकल के आता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बड़ा सवाल है, पूरा जगह घेर लिया इसने। ठीक है, पीछे हट रहा हूं मैं भैया, देख ले, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लो। ठीक है, इसने बोला वन एंड ऑफ ए कॉपर रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया लेंथ 1.5 मीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद द मेल्टिंग ऑफ आइस। इसका मतलब आप ऐसे समझो कि भाई साहब एक रॉड है, ठीक है, इसका एक डब्बा हमने बर्फ के अंदर फिक्स कर रखा है, ये बर्फ है। ठीक है, ठीक है सर जी। नेक्स्ट, ओके, वो क्या कहना चाह रहा है, कॉन्टैक्ट विद मेल्टिंग एंड द अदर एंड विद द बॉइलिंग वाटर। इसका मतलब इस तरफ कौन है, वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, मतलब इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट अलोंग इट्स लेंथ शुड द टेम्परेचर ऑफ 200 बी मेंटेन सो दैट इन स्टेडी स्टेट। कह रहा भैया कहां पर हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखें। ठीक है भैया, मेंटेन कर लिया। इसकी लेंथ कितनी, 1.5 मीटर, तो मान लो यहां से x डिस्टेंस दूरी पे आपने रखा है, तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस x। ठीक है, ताकि क्या हो, सो दैट मास ऑफ द आइस मेल्टिंग इज इक्वल टू द स्टीम प्रोड्यूस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई यहां का टेम्परेचर तो 200 हो गया, अगर यहां टेम्परेचर 200 हो गया और यहां से कितना है 100 है, तो हीट लगातार इधर जा रही होगी, और यहां पर पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हीट लगातार मिल रही है। अगर आप 200 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दोगे और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, तो 200 तो इधर हीट जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को हीट मिलेगी तो वेपराइज करेगा। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि dm by dt ऑफ वेपराइजेशन
और ये 200 है और ये 100 है, तो हीट इधर भी जाएगी भैया, इधर भी जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा सर, dm/dt, ये मेल्ट करेगा, ये बर्फ है तो ये मेल्ट करेगा। तो वो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब क्या कंडीशन हो कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाए, जिस रेट से बर्फ जो है जम रही है उसी रेट से उड़ना, सॉरी जिस रेट से बर्फ पिघल रही है उसी रेट से उड़ना स्टार्ट हो जाए। उड़ने का मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब तो कहेगा सर आगे भी हीट जा रही, पीछे भी हीट जा रही है, तो आ कहां से रही है, यहाँ पे तिल्ली लगाई होगी, ऐसे तिल्ली लगाई होगी, तिल्ली, तिल्ली का मतलब समझ जा, ठीक है, आग लगा रखी है अपने यहाँ पर। तो आई थिंक सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। एक बार और देख लेते हैं और क्या पूछा उसने। एज्यूम दैट द होल सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, बस हो गया सवाल। तो मैं एक काम करूं क्या, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, सर इधर कितनी हीट जाएगी dq/dt लेफ्ट साइड, सर k a डेल्टा टी, 200 में से 0 गया 200 बटे लेंथ l 1.5 माइनस x, उधर कितनी हीट जाएगी dq/dt इस तरफ, इधर जाने वाली हीट कितनी हो गई है। अच्छा सुन, इतनी हीट पर सेकंड इसको मिल रही है, ठीक है, तो बर्फ पिघल रही होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं dm/dt इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। उसी प्रकार से इधर कितनी हीट जाएगी, k a 200 में से 100 गया 100 बटे x, और हीट इसको मिल रही होगी 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी जो है उड़ रहा होगा, dm/dt, ये कौन सा था मेल्टिंग वाला, ये कौन है वेपराइजेशन वाला, इंटू 540, खत्म। रेशियो ले लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो भैया रेशियो ले देता हूं, मैं थोड़ी मदद कर देता हूं। जैसे आप रेशियो लोगे के कैंसिल आउट, ठीक है, 200 बटे 100 2, 1.5 माइनस एक्स इधर है और x ऊपर चला गया, दैट इज इक्वल टू 8 बटे 54। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दे भैया, 108x बराबर 15 120, 12 माइनस 8x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 बटे 116 है, 12 बटे 116, 12 बटे, ये तो बड़ा खतरनाक आ रहा है भैया, 12 बटे 116, ठीक है, मीटर, डबल जीरो बढ़ा दे, इतना सेंटीमीटर, तो भैया 116 से ना डिवाइड मार दे 1200 को, टेंशन ही मत ले, जब भी कभी ऐसी बात आए टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी, ठीक है। तो बताओ कितनी बार जाएगा, एक बार 116 गया, बचा 4 40, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दे 400, 3 बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, हाँ भैया ये आंसर मैच कर जाएगा तेरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और बड़ा बड़ा सवाल, ठीक है। सर इतने बड़े बड़े सवाल ला रहे हो पूरी स्क्रीन पे, कोई बात नहीं, पढ़ ले यार, मैं पीछे हट जाता हूँ। इसने बोला एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है स्पॉन्ड विद a rod of length L1 and coefficient of linear expansion alpha 1, base and the two thin rod each of the length L2 and coefficient of linear expansion alpha 2 for the two piece, if the distance between the apex and the midpoint of the base remains unchanged, the temperature varies। कितना प्यारा सवाल है, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। सवाल देखना ध्यान से, पहली बार में तो होता ही नहीं है किसी से, ठीक है, अगर किसी ने देख रखा हो तो वो कर लेता है, ठीक है, किसी ने रट रखा हो तो। इसमें यहाँ पे शो दैट की जगह ये पूछा जा सकता है कि आप ये बता दो कि यहाँ पर L1/L2 की वैल्यू कितनी होगी, रेशियो पूछा जा सकता है। तो सवाल देख लो एक बार इसको, ठीक है, देख लो, चल देख, इसे बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ले, रॉड ऑफ लेंथ L1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1, ये L1 है अल्फा 1 है, एंड बेस फॉर द बेस एंड द टू थिन रॉड ईच ऑफ लेंथ L2, एक मिनट आराम से समझ, लैंग्वेज में कुछ पंगा कर रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म्ड विद ए रॉड ऑफ लेंथ L1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 फॉर द बेस। अच्छा ये बेस के लिए है, बेस के लिए, इसका मतलब मास्टर ने सवाल रटा नहीं है, अबे कितने रटेंगे, तू भी मत रट, L1 अल्फा 1, ठीक है, ठीक है। एंड फॉर द उसने क्या बोला है, फॉर द बेस एंड द टू थिन रॉड ईच ऑफ लेंथ L2, इसका मतलब इसकी लेंथ L2 है। हो गया सवाल, बस इतना ही था इसमें, ये कैच करना था। कोएफिशिएंट अल्फा 2 दे रखा है, इसने बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंड द मिड पॉइंट, मतलब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, मान ले ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है, तब इसने बोला है कि ये डिस्टेंस, मतलब हमने हीट किया, हीट करने के बाद जो BD डिस्टेंस है ये कांस्टेंट है, बस, ठीक, ठीक है सर जी। तब बता दो क्या केस होगा। तो भाई पहले मैं BD लिख तो लूं, मैं BD क्या लिखूंगा सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, मैं ये तो लिखूंगा ना, ठीक है। BD को मिड पॉइंट ऑफ द बेस ही तो कहना चाह रहा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो सर, BD का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कौन सा स्क्वायर है भाई साहब, ये वाला बेस का स्क्वायर, L1 स्क्वायर बाई 4 बराबर L2 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया मैंने। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ध्यान से देखना, तो भाई साहब मजा आ जाएगा।
तुम्हारा आंसर यहाँ पे डिफरेंशियल मतलब जैसे ही मैं इसको वो करूं, डेल्टा जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई साहब ये लेंथ भी चेंज होगी, ये लेंथ भी चेंज होगी। तो हमें बस इन्हीं के साथ खेलना है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं यहाँ पे, ताकि कुटर पुटर ना हो, कि सर बी डी स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर बाई 4 बराबर L2 स्क्वायर। तो L2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ये, ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, ठीक है, बेटर रहेगा मैं BD के टर्म में लिख देता हूं इसको, वही पुराना खेल जैसे पहले खेला करते थे, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूं, यहां लगा दे माइनस, ये हो गया BD स्क्वायर, ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं तो BD जो नया आएगा, ठीक है, नया का स्क्वायर, वो कितना हो जाएगा सर L2 नया का स्क्वायर माइनस L1 बाई 4 का स्क्वायर, ये भी नया वाला। सर ये तो है जी, ये तो है सेम, ये सेम है, ठीक है, जीरो नहीं है, सेम है। तो मैं यहाँ पे L1 का नया स्क्वायर क्या लिख सकता हूं सर, ये हो जाएगा सर L2 नया कितना हो जाएगा, बोले सर L0, ठीक है, L2 इनिशियल 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है, इसका स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, माइनस उसी प्रकार यहां से क्या लिख सकते हो, L1 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर बटे 16, ठीक है भैया, चेक कर लो, ठीक, ठीक है सर, ओके सर जी। तो अब यहां मेरे को डेल्टा टी बाहर निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसी को कॉमन निकाल लूं बाहर, तो मुझे लग रहा है यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 16, यहां से आ जाएगा 1, ओ सॉरी कॉमन नहीं निकलेगा, अल्फा 1 अल्फा 2 है भैया, कॉमन नहीं निकलेगा, कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये रास्ता खराब है, ये रास्ता खराब है भैया, इस रास्ते से ना होगा कुछ भी। फिर कैसे होगा, मैंने कहा भैया एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, मजा आ जाएगा। BD पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका डिफरेंशिएशन 2L2 dL2 बाई dt, ठीक, माइनस इसका 2L1 बाई 4 इंटू dL1 बाई dt। बोले ठीक है सर जी, ये टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं। क्यों ये जीरो क्यों हो गया, क्योंकि BD पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, BD वो कह रहा है कांस्टेंट है, टेम्परेचर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देख, आई थिंक सवाल तेरा टूट चुका है, 2L2, ये dL2 बाई dt क्या है सर, इसको ना कैपिटल लिख लो भाई, ये बड़ा छोटे से कहीं तो भूल जाए, ये कैपिटल T है। तो सर ये तो हमें पता ही है, DL बराबर क्या होता है, L अल्फा डेल्टा T, L अल्फा dt। तो DL बाई dt क्या हो जाएगा, L अल्फा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, L2 इंटू अल्फा 2 माइनस ये क्या हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा L1 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा dL1 बाई dt, ये आपका हो जाएगा L1 इंटू अल्फा 1। आई थिंक क्वेश्चन तेरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4L2 स्क्वायर अल्फा बराबर L1 स्क्वायर अल्फा 1, ये तुम्हारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसने क्या पूछ लिया है, इसने पूछ लिया है अल्फा L1 बाई L2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 बाई अल्फा, ये तो आ रहा है, हमारा भी तो यही आ रहा है, हमारा भी यही आंसर है, बढ़िया सवाल। तो देखो अब समझो इस बात को, उसकी सवाल को करने के तरीके होते हैं। यहाँ पर एक कितना प्यारा तरीका लगा कि हमने उसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। इस प्रकार के जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप देख लोगे, ठीक है, और उतना आपको जो है काफी बेटर फील होगा, ठीक है। चलो इसी तर्ज पर एक सवाल और है, ये रहा, नहीं ये नहीं, ये थोड़ी देर के बाद आएगा, तब तक ये सवाल देख लेते हैं। इसने बोल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना, लेंथ इतना, स्ट्रेच बिटवीन द टू वर्टिकल रिजिड पोल, मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड एट द मिडिल, कैलकुलेट द एंगल। ये सवाल वही है जो इससे मिलता जुलता सवाल हमने देखा था कि पहले वायर था ऐसे, ठीक है, हमने यहाँ पे 1 किलोग्राम का मास रख दिया, अब वायर हो गया भाई साहब ऐसे, ठीक। तो एक सवाल में ये था कि हम इसमें स्ट्रेन पूछ लें, स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन बता दो, स्ट्रेन कितना होगा। इस सवाल में ये पूछ लिया कि जब ये ऐसा हो गया तो आप तो हमें थीटा बता दो, थीटा कितना होगा, ठीक। तो अगर मैं इसकी एफबीटी बनाऊं, सपोज यहां पर एक मास रखा है, तो मान के चल इधर टेंशन T है तो इधर भी टेंशन T हो जाएगी, ये वर्टिकल लेंथ हो गया है, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा, T cos थीटा कैंसिल आउट, दैट मींस पहला स्टेटमेंट आ जाएगा 2T sin थीटा बराबर mg। ये तुम्हारा पहला स्टेटमेंट आ गया इक्विलिब्रियम का सवाल में, ठीक। हमसे क्या पूछा उसने, हमसे पूछा उसने मास पूछा है, ठीक। और देख लेते हैं और क्या क्या गिवन है। अब और कुछ गिवन नहीं है, तो आ जाओ नेक्स्ट आगे खेलते हैं। तो अब तुम ये देखो कि मान लो ये डिस्टेंस नीचे की तरफ x है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्ट्रेन जैसे पहले लिखा था, इस तरह के सवाल जब पहले देखे थे, तो इसके बीच की लेंथ दे रखी है क्या उसने,
लेंथ 1 मीटर, लेकिन हम तो इसको 12 ही मानेंगे, ठीक है, यहां लिख देते हैं 12 बराबर 1 मीटर। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं सर ये वाली लेंथ l थी, अब ये लेंथ क्या रहेगी, ये भी ये लेंथ l होगी, ये x हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, -12, दिस इज द डेल्टा l अपॉन l, ये हो गया स्ट्रेन। ठीक, और स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर होता है y, तो स्ट्रेन बराबर हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन y। स्ट्रेस क्या होता है सर, टेंशन जो भी आया हो अपॉन एरिया अपॉन y। ठीक है, यहां से एल वेल 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 कम कर सकते हो यहां पर। ठीक है, और एंगल बहुत छोटा सा है, कैलकुलेट द एंगल, अगर एंगल बहुत छोटा सा है तो अपन यहां पर खेल भी सकते हैं। ऑब्वियसली इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एंगल तो छोटा हो ही जाएगा, 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स बाई एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट -1, जो कि यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये जा रहा है ना, हाँ ये जा रहा है ना, ठीक है, तू क्या बताएगा, ठीक है, इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, ये आ जाएगा भाई साहब क्या कि सर टेंशन अपॉन एरिया इंटू वाई। अब सवाल को देखना है, तो यहां से मुझे एक्स बाई एल पता चल गया, ये मुझे एक्स बाई एल पता चल गया। अच्छा एक मिनट, पावर हाफ थी ना, पावर हाफ होगी, एक्स बाई एल पता चल गया। और मजेदार पार्ट क्या है, एक्स बाई एल क्या है, एक्स अपॉन एल, ये एल है, एक्स अपॉन एल इज द टेन थीटा, टेन थीटा। मेरे को लग रहा है यहीं से सॉल्व हो गया, ऊपर तक जाने की जरूरत ही नहीं सवाल में, टेंशन दे रखा है क्या, टेंशन अच्छे वहां से पुट करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पे वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर कर दे, टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, mg बटे 2 साइन थीटा, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अपॉन a इंटू वाई बराबर 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आपका जो है जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। लेकिन यार ये तो बड़ा ही बकवास तरीका जा रहा है यार, तुम सॉल्व कैसे करोगे इसको। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल इट मेक्स, थीटा पूछा है ना, कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा भाई। ठीक है, रुक जा, यहां से तो मैथ्स फंस गई है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर कॉस थीटा, सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा नहीं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा तो फंसेगा, तो टेन थीटा ही लिख लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे टेन थीटा बराबर आ जाएगा एक्स बाई एल। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है भाई साहब, एक्स बाई एल की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा हमको पता है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो आ गई भैया हमारी ये वाली, और एक इक्वेशन हमारी आ गई भैया ये वाली, और यंग्स मॉडुलस लाने के लिए वहां पे जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो भैया यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हो रही, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, 2 अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज द टोटल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ बटे टू इनिशियल लेंथ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया अपॉन वाई, 12 12 12 खत्म हो गया, ये -1 हो गया, पावर निपट गया, और पावर हाँ यहाँ हाफ आएगा ना भाई, तो कहूँ गलती काहे हो रही है, यहाँ हाफ आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो पावर हाफ है ना, वो पावर हाफ निकलेगी नीचे। ठीक है, हाँ अब शायद चीजें सुधर जाए, पावर हाफ। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टेंशन अपॉन ए बाई। ठीक है सर जी, टेंशन अपॉन ए बाई, तो ये बराबर किसके हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से टेंशन की वैल्यू आ गई, टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई भैया, बोले गुरुजी टेंशन की वैल्यू आ गई ए वाई बाई 2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा। ये टेंशन भैया आप वहीं फंस रहे, और कोई रास्ता ना, मैं सॉल्व भी करा देता हूँ, 2 बार चेक कर लिया, मुझे लग रहा है यहीं से ही आंसर आएगा, ए बाई 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेंशन ना ले, आंसर है यहीं से, नहीं टपकेगा, बटे 2, ये टेंशन है, और टेंशन की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी बाई 2 साइन थीटा। चलो कुटर पुटर करके इसको इधर लिया उसको इधर लिया, उससे 2 कैंसिल आउट हो गया, ये चला गया इधर, ए बाई 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बराबर एम जी, ए वाई से डिवाइड मार दो। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल,
हंसना मत, थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा स्मॉल क्यों होगा, छोटा सा मास है, ठीक है, और उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी बहुत बड़ा है, 10⁻11 का ऑर्डर रखा है, तो ज्यादा तो खींच नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ही खींच पाएगा वो, ऐसी फील आ रही है देखते के साथ ही। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ थीटा बहुत छोटा होगा, तो tan स्क्वायर थीटा इज अप्रॉक्सीमेट, tan थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा एंड tan थीटा। तो इसका मतलब साइन थीटा, tan थीटा और थीटा तीनों अप्रॉक्सीमेटली एक दूसरे के बराबर होंगे इफ थीटा इज स्मॉल। तो tan थीटा की जगह थीटा पुट कर देता हूं तो थीटा स्क्वायर बन जाएगा, और साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर देता हूं तो थीटा बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू mg अपॉन a बाई। तो यहां से थीटा निकल के आ जाएगा आपका mg बटे a बाई की पावर 1/3। मास कितना है 1, 10, जी कितना है 10, एरिया कितना था भाई साहब, एरिया है 4 इंटू 10⁻⁻4, और y कितना है 2 इंटू 10⁻11 की पावर 1/3। 4 दूनी 8, पावर से 3 में से 2 बाहर आ जाएगा, 11 ऊपर चला जाएगा, 11 और 12, 12 में से 4 गया 8 बचा, ठीक है, 8 बचा है, 8 ही बचा ना भैया, चेक कर ले, 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 चेक कर, मीटर है 11 है, ठीक है, और सब सही जा रहा है भैया, सब सही जा रहा है, ठीक है। 11 नहीं गड़बड़ कर रहे हैं भैया, 4 ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये -11 प्लस 6 -6, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, 1/200 रेडियन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब उसी प्रकार से एक सवाल और, इससे पिछले जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था इसी तर्ज पर एक और क्वेश्चन, ये वाला जो सवाल हमने देखा था ये वाला, ठीक है। देखो भैया, इसने बोला 3 एल्युमिनियम रॉड है, इक्वल लेंथ है, फ्रॉम इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी टेकिंग ओ, ठीक है भाई साहब, ओ एज ए ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये 0,0 है, ठीक है, ठीक है भाई साहब। फाइंड द इंक्रीज इन द वाई कोऑर्डिनेट टू द सेंटर ऑफ मास पर यूनिट चार्ज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब वो dy बाई चेंज इन टेम्परेचर, dy बाई dt जानना चाह रहा है। अरे हो गया सवाल, देख इसका सेंटर मास का यहां पर होगा, मान ले वो कोऑर्डिनेट y है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, y की वैल्यू क्या लिख सकते हो, सब बढ़िया आराम से लिख सकते हैं, इससे सेंटर मास बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, साफ साफ दिख रहा है, तो इसको इससे कनेक्ट कर दो। ये वाला एंगल कितना होगा, बोले सर ये वाला एंगल थीटा 30 डिग्री, ये L/2 होगा, तो यहां से लगा दे tan थीटा, tan 30 क्या होता है 1/√3, tan थीटा बराबर y/L/2। कुछ बच्चों को डेटा याद होता है भाई, मेरे को तो याद नहीं होता, मैं तो भूल जाता हूं भैया, y बराबर L/2√3। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, dy बाई dt बराबर क्या लिखोगे आप, dl बाई dt इंटू 1/2√3। dl बाई dt क्या होगा, L अल्फा डेल्टा टी, L अल्फा, क्यों, क्योंकि सर dl बराबर लिख सकते हो L अल्फा dt, छोटे से टेम्परेचर चेंज में छोटी सी लेंथ चेंज हुई, बटे 2√3, ये आपका आंसर हो गया। वैल्यू पुट करके आंसर मैच करा लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी है 2, अल्फा कितना है 4√3 इंटू 10⁻⁻6 बटे 2√3, √3 कैंसिल आउट, 4 इंटू समथिंग समथिंग आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक और प्यारा सा सवाल, ठीक है, इस सवाल का आधा वर्जन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके होते हैं क्लास में, ठीक है, कि भाई एक रॉड घूम रही है तो बता दो टेंशन। आई होप आप समझ रहे होंगे कौन सा सवाल मैं कह रहा हूं, कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन याद दिलाऊं, याद करो एक रॉड है, ठीक है, रॉड इसके अबाउट घूम रही है, तो इसमें सवाल पूछे जाते हैं कि टेंशन मैक्सिमम कहां पर होगी, टेंशन का वेरिएशन बता दो, या एक्स डिस्टेंस दूरी पे बता दो टेंशन कितनी होगी, एक्स डिस्टेंस दूरी पे इस जगह पे टेंशन बता दो कितनी होगी, या टेंशन का रिलेशन बता दो एक्स के साथ कैसा होगा, या टेंशन का ग्राफ बता दो एक्स के साथ कैसा होगा, पैराबोलिक ग्राफ बताता याद करो, या स्ट्रेस का ग्राफ बता दो एक्स के साथ कैसा होगा, या यहाँ अगर एक मैंने छोटी सी पल्स जनरेट कर दी तो बताओ वो वेव यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लेगी, वेव ऑन स्ट्रिंग में, इस टाइप का सवाल। तो बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते थे, उसी से मिलता जुलता सवाल आपका ये रहा। इसमें मैंने बोला यूनिफॉर्म रॉड ऑफ डेंसिटी रो एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाई, यंग्स मॉडुलस वाई, ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए वरना टूट जाएगी। ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा नॉट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, ऐसे ऐसे घूम रही, वही सवाल है, लेकिन वही सवाल चारों ऑप्शन चेंज हो गए इस बार। क्या क्या पूछा, स्ट्रेस इन द रोड इंक्रीज लीनियरली, ये तो हमें याद है, लीनियरली तो नहीं आता था, पैराबोलिकली आता था। कैसे, देखो ऐसे, सर एक्स डिस्टेंस दूरी पे अगर मुझे यहाँ पे टेंशन चाहिए, अगर टेंशन आ गया, टेंशन को एरिया से डिवाइड करेगा, स्ट्रेस आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इतनी कैपिटी बना लेता हूं, इतनी कैपिटी बनाऊंगा तो फोर्स कौन सा लग रहा है, टेंशन। तो इसका मतलब यही टेंशन इतने मास को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, क्योंकि रॉड पूरी गोल गोल घूम रही है। तो ये लेंथ एक्स है, तो इसका सेंट्रो मास कहीं यहां पर होगा, तो यही टेंशन क्या दे देगा, mr⍵², सेंटीमीटर फोर्स दे देगा। अब मुझे मास की वैल्यू पुट करनी है। अब ध्यान से देखो, देखो मास कैसे पुट करूंगा,
ठीक है, इसको आगे शिफ्ट कर दिया। बोले सर मास हो जाएगा, सर मास पर यूनिट लेंथ है m/l, मुझे इतने का मास चाहिए और ये लेंथ कितनी है l - x है, ये x है तो l - x हो जाएगी, इसका टोटल मास m, टोटल लेंथ l है। r क्या होगा, बोले सर r हो जाएगा ये सेंटर ऑफ मास जिस लेंथ में घूम रहा है, जिस रेडियस में घूम रहा है। तो सर अगर मैं r के बारे में बात करूं तो r क्या होगा, बोले भैया r हो जाएगा ये, और ये कितना होगा, बोले x + a, ये x है ये r है तो ये r - x हो जाएगा। तो दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं x + r - x बटे 2, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी l - x बटे 2, सॉरी। ठीक, कैसे भाई, ये x है, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए और ये वाली डिस्टेंस इसकी आधी है और ये कितना है l - x, तो ये l - x/2, खत्म कहानी। अब ये हमारा टेंशन आ गया। तो अगर अपन ध्यान से देखें एक ही लाइन में, एक इंटीग्रेशन वाला भी तरीका है, मुझे तरीका बेटर लगता है क्योंकि इसमें सीधा नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ही लगाना है बस। तो आप इसके लिए लिखोगे m/l, ये आ जाएगा l + x/2, तो l² - x²/2 इंटू ω²। अब ध्यान से देखो, ये जो भी टेंशन आई है, ठीक है, ये पैराबोलिकली एक्स पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंशन वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। और ये सवाल आई होप आप लोगों ने देखा होगा किताब में ऑलरेडी। स्ट्रेस के लिए पूछेंगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सर स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन अपॉन एरिया, तो यही आपका टर्म आ जाएगा m/a/L2, ठीक है, l² - x² इंटू ω²। ठीक, चलो आगे पीछे चलते हैं सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन में अब देखते हैं क्या क्या जानना चाह रहा है। रेशियो ऑफ द स्ट्रेन एट P टू द मिड पॉइंट, P पॉइंट कहां पर है, यहां पर। ठीक, तो पहले तो बताओ टेंशन कितनी आई, क्योंकि सारा सवाल आपका यहीं से है। टेंशन आई थी हमारी m/l l² - x² ω²/2, ये हमारी टेंशन आई थी। तो स्ट्रेन कैसे निकाले भाई, स्ट्रेस निकाल ले, स्ट्रेस निकाल ले, ठीक है। और हमें पता है स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बराबर क्या होता है, बाई होता है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन बाई। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एट P पे बात करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि हमने किसी x दूरी पे जाके टेंशन वगैरह निकाली थी। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो टेंशन कितनी आ गई, m l², l से l कैंसिल आउट हो गया, ω²/2। ठीक है सर, इसी टेंशन को एरिया से डिवाइड कर दे, ये स्ट्रेस आ गया, इसी को y से डिवाइड कर दे, ये तुम्हारा स्ट्रेन आ गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, मिड पॉइंट पे और बता दो भैया। मैंने कहा चलो मिड पॉइंट पे बात कर लेते हैं। मिड पॉइंट पे तो अगर मैं मिड पॉइंट पे बात करूं तो x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा मिड पॉइंट पे, यहां पर l/2। तो अगर x की वैल्यू l/2 पुट करूंगा तो टेंशन बराबर कितना हो जाएगा, देख l² - l/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3l²/4, तो 3l²/8, तो 3l/8, एक l कैंसिल आउट हो गया, m ω²। ये क्या आ गया, ये टेंशन आ गया। इस टेंशन को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो स्ट्रेस आ जाएगा, और y से डिवाइड कर दूंगा तो स्ट्रेन आ जाएगा। तो इसका रेशियो उसने इसके साथ पूछ लिया। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है m l ω² कैंसिल आउट, a/, ω², 3/8, तो 3/4 रेशियो या 4/3 आ जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रेस एट पॉइंट P टू द स्ट्रेस एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे है वो, तो इसका मतलब ये 1/2/3/8 आंसर हो जाएगा। दैट मीन 4/3 आंसर चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अब उसने बोला है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी एट ए डिस्टेंस l/4 इज इतना टाइम्स टू द एनर्जी डेंसिटी एट पॉइंट P। अब ये आप खुद करो। ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी कितनी होगी, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों मत निकालना यार, किसी एक से काम चला लेना। आप स्ट्रेन की जगह लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन बाई, तो आप फॉर्मूला लगाओ, बेटर रहेगा हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर बटे वाई, ये लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस हम लोग निकाल चुके हैं। ये यहां पे अगर इसको मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, m/2a/l² - x² इंटू ω²। ठीक है, तो यहां पर हमें ये वाला तरीका ज्यादा बेटर है। अब उसने बोला इलास्टिक पोटेंशियल जी बता दो एट ए डिस्टेंस ऑफ l/4, तो आप यहां पर l/4 पुट कर देना, ये आपका स्ट्रेस आ गया। स्ट्रेस की वैल्यू यहां पुट कर देना, उसका स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है सर जी।
अब उसने पूछा है इतने टाइम्स टू द एनर्जी डेंसिटी एट पी। अब पी पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देना। अब ये मत सोचना सर इतना लंबा सवाल है, नहीं 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 नहीं, ये रेशियो ले रहा है। आप इसमें शॉर्टकट भी लगा सकते हो। शॉर्टकट कैसे लगा सकते हो, ध्यान से देख। सर अगर मैं रेशियो लूं, चाहे इसके लिए रेशियो लूं चाहे इसके लिए रेशियो लूं, हाफ वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई वाला टर्म भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो में। ठीक है, ठीक है सर। मतलब स्ट्रेस का स्क्वायर करना है, मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। m की कोई जरूरत नहीं है कैंसिल आउट, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। सो योर आंसर विल बी एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसने किसके लिए पूछा है, एट ए डिस्टेंस l बाई 4, तो यह x की जगह पुट कर दोगे एल स्क्वायर बटे 16 बटे किस जगह पे, p पॉइंट पर, एल स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये है, डायरेक्टली देख आ गया। अब देख एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 क्यों किया, इसका स्क्वायर करेंगे ना 1/4 का, तो ये 15/16 आ जाएगा, उसका भी स्क्वायर, तो 225/256 जाएगा। ये ऑप्शन भी तेरा मैच कर जाएगा परफेक्टली। ठीक है, अच्छा सवाल था भाई सब ये, ठीक, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, एडवांस के लिए बढ़िया सवाल है, क्योंकि टाइम टेकिंग सवाल है, बहुत सारी चीजें एक साल पूछ रहा है। जो बच्चा जितनी जल्दी करके निकल जाएगा वो रेस में आगे निकल जाएगा। उसने बोला ओमेगा कितना होना चाहिए कि रोड टूट जाए, कोई बात नहीं, ये जो भी स्ट्रेस है, तो यहाँ पर x बराबर 0 पर हमें पता है जो स्ट्रेस आएगी वो मैक्सिमम आएगी। ठीक है, और वो कितनी आएगी, बोले सर वो आएगी इतनी, ये वाली। ठीक, तो ये जो स्ट्रेस आएगी, इस स्ट्रेस को क्या कर दो भाई साहब, जो है सिग्मा नोट के बराबर कर दो, तो आपका आंसर मैच जो भी आना होगा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला सवाल है, देखा था हमने पहले। ठीक है, इसमें क्या पूछ लिया, बायोमेटालिक स्ट्रिप फॉर्म आउट द टू आइडेंटिकल स्ट्रिप, वन ऑफ द कॉपर अनदर ब्रास, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन टू मेटल आर अल्फा 1 अल्फा 2, हीटिंग टेंपरेचर स्ट्रिप डेल्टा टी, स्ट्रिप बेंड टू फॉर्म आर कॉपर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। याद करो, ये इस प्रकार की कहानी थी, इस प्रकार से ये कहानी थी। ये एंगल थीटा था, ये रेडियस क्या थी, आर थी। निकाला था ना, इसमें 4 इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। जहां तक मुझे याद है आर कुछ इस प्रकार का जाता था, नीचे आ गया था अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, इस प्रकार का आया था अप्रोक्सीमेटली। आई होप समझ गए होंगे, मैंने लिखा रखा था, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहां पर जो अल्फा जाता है। अब इसके बाद चेक कर सकते हो पहला सवाल में क्या पूछा कि रेडियस डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है, नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी होता है, हाँ। प्रोपोर्शनल टू ये होता है, ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस प्रकार का गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लिख देता हूं, इसमें चेक कर लेना जो भी सॉल्व करके आता था। 4 इक्वेशन बनती थी ना इसमें, उन्हीं को सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सिंपल है लेकिन सीखने के लिए अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। इसने बोला सॉलिड है, रिसीव द हीट बाय रेडिएशन ओवर इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 4 किलोवाट। इसका मतलब 4 किलोवाट के रेट से उसे हीट मिल रही है। हीट कन्वेक्शन रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉलिड टू द सराउंडिंग इज 5.2 किलोवाट। इसका मतलब ये हुआ कि 5.2 किलोवाट के रेट से हीट जा रही है, मतलब 4 किलोवाट से तो उसको मिल रही है और 5.2 किलोवाट से जा रही है। ठीक है, क्यों जा रही है, उसने लिखा है टू द सराउंडिंग जा रही है। ठीक, एंड हीट इज जनरेटेड एट द रेट ऑफ 1.7 किलोवाट, और उसके अंदर हीट जनरेट भी हो रही है, किस रेट से, 1.7। तो जनरेट हो रही तो भैया उसको तो मिलेगी। तो इसमें 3 पार्ट हो गया, एक हो गया सराउंडिंग में हीट जाना, एक हो गया अंदर पैदा होना, अंदर हीटर लगा हुआ है, और एक हो गया है आपका जो है उसको एब्जॉर्ब करना, जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है 4 किलोवाट से। क्या पूछ लिया, ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। इसका मतलब ये तुम्हारा आ गया dq बाई dt। ठीक, तो dq बाई dt आप लिख सकते हो ms इंटू dt बाई dt। हीट कैपेसिटी उसने पूछ लिया है, dt बाई dt आपकी वैल्यू दे रखी है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा नया सवाल है, अजीब सा लगता है सवाल को देखने में। ठीक है, एक बार रीडिंग ले लेते हैं। ए स्टील ड्रिल मेक्स 180 आरपीएम यूज्ड टू ड्रिल ए होल इन ए ब्लॉक ऑफ स्टील। वो होती ड्रिल मशीन होती है ना, घूमती रहती है, अंदर की तरफ घुस जाती है वो। ठीक, वो कह रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा वो घूम रहा होता है। तो इसने ऐसा बोल दिया कि ड्रिल मेक्स 180 आरपीएम। आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 60 सेकंड में, 1 मिनट में 180 चक्कर, तो 1 सेकंड में जो है आपके 3 चक्कर हो गए। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 3 चक्कर। तो मैं ओमेगा लिख सकता हूं, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ये फ्रीक्वेंसी हो गई 3, 6 पाई इसका ओमेगा हो गया घूमने का। अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। इसलिए मास ऑफ द स्टील ब्लॉक एंड द ड्रिल इज इतना। ठीक है भैया, ओके।
if the entire mechanical work used up to production heat, ठीक है, and the rate of rise in the temperature of the block and the drill is इतना, find किस रेट से काम किया जा रहा है। अरे कुछ नहीं यार, जो भी किया जा रहा है वो खुद कह रहा है सारा का सारा हीट में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जिस रेट से काम किया जा रहा है दैट इज dq by dt, वो किसके बराबर हो जाएगा सर, वो हो जाएगा ms इंटू dt by dt, खत्म। मास कितना है 180 बटे 100, 1000। एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, चेक कर ले। अरे दे रहा 0.1। और dt by dt कितना है, dt by dt, dt by dt, dt by dt, dt by dt, dt by dt कहीं दे रखा है हाफ। सॉल्व करो भैया, ये आ गया 9 इंटू 10 टू द -3, ये आपका dq by dt आ गया, ठीक है। ठीक है, और चेक कर लो, और कुछ दे तो रखा है इसमें, चेक कर ले, 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 चेक कर ले। dq by dt, ms dt by dt, मास कितना है 180, s कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील, यार इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसमें यूनिट गिवन नहीं है ना, ठीक है, यूनिट गिवन नहीं है। और जो है फाइंड द रेट एट विच, उसने क्या बोला है, फाइंड द रेट एट विच, हाँ भैया, रेट ऑफ वर्किंग ऑफ द ड्रिल इन वॉट, ठीक है। ठीक है भाई साहब, अब इसमें एक चीज और है, अगर आपको याद हो, इसने मैकेनिकल वर्क यूज्ड इन द प्रोडक्शन हीट, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। आपने एक टर्म सुना होगा जिसका नाम है जूल मैकेनिकल वर्क, है ना, ये वो वाला टर्म इस्तेमाल हो गया कि मतलब 1 कैलोरी हीट जनरेट करने के लिए कितना वर्क हमको करना पड़ेगा, ठीक। तो पहले तो मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं, तो याद करूं, वहां पे जो भी वैल्यू आती थी उसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, कहीं पे जाके पढ़ लीजिएगा कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है ना, या जूल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ये इस प्रकार का टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां से m की वैल्यू कितनी है सर, m की वैल्यू तो 180 ग्राम, 180 बटे 1000। s की वैल्यू कितनी है भाई साहब, s की वैल्यू कितनी है, 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 हाफ। dt by dt कितना है, नहीं हाफ कहां है, s की वैल्यू 0.1 है, dt by dt हाफ है, तो ये हो गया। तो बेसिकली इतना कैलोरी हो गया बेसिकली, तो मेरे को काम कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 4.1 समथिंग आता है, मैं 4.2 मान लेता हूं, ठीक। तो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अब ये मत समझना सर ये तो पावर चल रही है, अरे आप पर सेकंड के साथ खेल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा, देख ये आ जाएगा तेरा, ये दशमलव गया 9 इंटू 4.2 बटे 1000, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, 37.4 इंटू 10 टू की पावर -3, ठीक है। अच्छा -3 का थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है यार, -3 कहाँ लफड़ा हो रहा है चेक कर लेते हैं, -3 का आई थिंक लफड़ा हो रहा होगा, ये जो यूनिट दी होगी ना यहाँ थोड़ी सी मिसिंग होगी, ठीक है। ये जूल पर ग्राम पर समथिंग समथिंग दी होगी, सॉरी कैलोरी पर ग्राम पर समथिंग समथिंग दी होगी, इसकी यूनिट ठीक से नहीं दे रखी है, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो है आई थिंक अब इसके बाद सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। डेटा वहां पे सेट हो जाएगा, पर ग्राम है ना, आप उसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब अगला, टॉर्क रिक्वायर्ड टू ड्रिल द, ये इंपॉर्टेंट बात है कि टॉर्क कितने टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। सर टॉर्क की जरूरत क्यों पड़ रही है, अरे भाई वो घूम रहा है ना, तो टॉर्क तो जरूरत होगा ना। तो मैं अगर बात करूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो टॉर्क के लिए क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर मान लो टी टॉर्क की आवश्यकता है, तो टॉर्क इंटू ओमेगा इज द रेट ऑफ एनर्जी जो उसको हम देनी पड़ रही है, और वो आपकी कितनी है 37.8। जैसे फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर हुआ करता था, रेट ऑफ एनर्जी, उसी प्रकार से फोर्स का एनालोगस यहां पे टॉर्क है और वेलोसिटी का एनालोगस यहां पर ओमेगा है। तो टॉर्क इंटू ओमेगा ये क्या हो गया सर, एक तरह से पावर होगी, रेट ऑफ एनर्जी हो गई है, ठीक। तो वो किसके बराबर सॉल्व कर चुके, अब इसने दे भी दिया भाई, हो गया सवाल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं पूछूं क्या आंसर होगा, तो आप लिखोगे ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा इज 6 पाई, तो 37.8 बटे 6 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। मैं एक बार ना, समय नहीं है मेरे पास, तो मैं कैलकुलेटर से एक बार अभी इसको वेरीफाई करा देता हूं, ठीक है, कि यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, यही जाना चाहिए भाई, कुछ और गड़बड़ तो है नहीं। 37.8 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3.14,
2.006। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये सवाल आसान क्वेश्चन है, खुद से कीजिएगा। बस आप इसमें आपको लिखना है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, ms डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, सुकून से लगाना। ए के लिए अलग ब्लॉक बना लेना, बी के लिए अलग ब्लॉक बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सवाल क्लास नोट्स बेस्ड है। मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि हमारे पास एक सपोज बिना मास वाली रॉड है और इसको नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको छोड़ा, फाइनली हमने देखा कि ये रेस्ट पर आ गई है, रेस्ट पर आ गई है, और ये थोड़ा सा एक्स एलोंगेट कर गई है, ये रेस्ट पर आ गई है फाइनली, और रेस्ट पे भी आ गई, इक्विलिब्रियम पर भी आ गई है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक्स बताओ क्या होगा, तो आपको याद होगा इसको हम एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा के, तो के बराबर हो जाता है वाई ए अपॉन एल, याल। ठीक, तो यहां से अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा भाई साहब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो के एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। तो इसका मतलब एक्स बराबर हो जाएगा एम जी बाई के की वैल्यू कितनी, वाई ए अपॉन एल। ये तुम्हारा एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर इसमें एक प्रश्न पूछूं पहला कि व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, कितना हुआ, तो एम मास, ये मासलेस है, ये मासलेस है, मासलेस है तभी स्प्रिंग से हम लोग आइडियल स्प्रिंग से रिप्लेस कर पा रहे हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आप लिखोगे एम जी एच, तो इसको एम जे से मल्टीप्लाई कर दो, एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल अपॉन ए वाई, ये तुम्हारा वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बता दो, इसके पेट में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो आप बोलोगे हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग है, स्प्रिंग जैसा ट्रीट कर सकते हैं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर में क्या लिखोगे, हाफ के की वैल्यू वाई ए अपॉन एल, या और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, ऐसे लिख लो के एक्स इंटू एक्स। के एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, एम जी के, तो एम जी एक्स बटे 2। ठीक, तो एम जी एक्स ये है, ये एम जी एक्स बटे 2 है, इसका मतलब ये आ गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर एल अपॉन 2 ए बाई एम जी एक्स वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये आ गया। तो ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सवाल समझो। क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक नेचुरल लेंथ थी या फिर रिलैक्स स्टेट में एक मास था, एक रस्सी थी, इसको छोड़ दिया है, इलास्टिक सब कुछ दे रखा है, बाई ए सब कुछ दे रखा है, फाइनली ये मास यहाँ पे जाके रेस्ट पर आ गया, इक्विलिब्रियम पर आ गया। तो हुआ ये कि ग्रेविटी ने तो सपोज 100 जूल काम किया, 100 जूल काम किया, लेकिन इसके पेट में जो है वो 50 जूल है, तो बाकी 50 जूल कहां चली गई, हीट लॉस में चली गई। इसका मतलब 50% पार्ट आपका यहां पर हीट लॉस में चला जाता है। यही आपका इसमें क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास m is attached to the lower end of the metal wire whose upper end is fixed, the elongation in the wire is L। इसको मैं x कह रहा था, ये L कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgx, पहला स्टेटमेंट सही। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज, नहीं, आधी जा रही है उसके पेट में। ठीक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ है, करेक्ट है, हीट प्रोड्यूसेस हाफ। स्टैंडर्ड सवाल है, ठीक है, कभी भी टपक सकता है। ठीक है, इसके बाद अब मैंने कुछ एरोडोप के क्वेश्चंस निकाले हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें अटैच कर दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेरे लिए डिस्कस करने का इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि काफी सवाल आपके इसमें ऑलरेडी देखे हुए सवाल हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन जो है आप देखोगे तो वो उसी प्रकार के सवाल है। ये वाला वही सवाल है कि भाई एक धागा है, बीच में मास रख दिया, तो बताओ नीचे कितना शिफ्ट हो जाएगा या वो एंगल कितना आ जाएगा। तो किसी के पास समय हो तो आप ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। दीज आर द सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट डेटा। ये एरोडॉप का क्वेश्चन है 294। ठीक है, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है एरोडॉप का, इसी प्रकार का सवाल है। ठीक है, इसमें क्या एक प्लैंक है। ठीक है, आप खुद से कीजिए, कोई सवाल में कोई दम नहीं है, बस फोर्स लगा रखा है और आपसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह जैसी चीजें जो भी पूछ रहा है। उसके बाद जो है अगला सवाल भी सेम ऐसा ही है, थिन यूनिफॉर्म कॉपर रॉड ऑफ लेंथ एंड मास एम रोटेट यूनिफॉर्मली, गोल गोल घुमा दिया है, याद करो। घुमाने वाले क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी जगह पे टेंशन, किसी जगह पे स्ट्रेस, ग्राफ कैसे बनेगा, सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं। अगर किसी के पास समय हो तो आप इसको ही देख, रिजल्ट भी वही आ रहा है उसी प्रकार का, आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये एरोडॉप के 5-6 सवाल हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा। ज्यादा सवाल इसके अलावा सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस उसमें इररिलेवेंट है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब आप जाओ सीधा एडवांस के पीवाईक्यू की तरफ। किसी के पास पीवाईक्यू शीट पड़ी हो तो अब आप जाके पीवाईक्यू लगाओ। मैं भी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको पीवाईक्यू इसके अवेलेबल करा दूं। बिलीव मी, जितना कंटेंट, जितने क्वेश्चंस अब तक हमने किए, अगर ये तूने बढ़िया तरीके से कर लिया तो जितने भी पीवाईक्यू आए हैं अब तक के, उसमें से 2 या 3 सवाल को छोड़ दें अगर, तो 2-3 भी नहीं, 2 सवाल होंगे जो बाकी थोड़े से टफ हैं, जो छोड़ने वाले सवाल होते हैं एग्जाम में, उनको छोड़ के बाकी सारे एडवांस के क्वेश्चन तो यू कर लेगा। हमारी बात समझ में? दैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूं 90% आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कैसा रहा ये सारा सेशन, कितने क्वेश्चंस आपसे बने, सेशन में कितना मजा आया, सारी चीजें कमेंट बॉक्स में टाइप करो। मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिए। और यस, आपको
समझ गया ना? प्रिपरेशन करते रहो अपना जे मेंस का बढ़िया तरीके से, ठीक है? मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।